नमस्कार, स्वागत है आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की इस तीसरे वीडियो में, तीसरी कड़ी में। आज हम लोग आगे जो चर्चाएं हैं उनको लेकर जाएंगे, जो आज तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जो पॉइंट्स हम बात कर चुके हैं, जिसमें खासकर हमने शुरुआती कि किस तरह से इंटरव्यू के अंदर अपीयर होना चाहिए, किस तरह से जो है बायोडेटा प्रिपेयर होना चाहिए, किस तरह से आपका डेफ प्रिपेयर होना चाहिए, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। और एक बात और डिस्कस करी थी, वो था कुछ ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस जिसमें आपके साथ में सिचुएशन कुछ चैलेंजिंग हो सकता है और उस सिचुएशन में आपको निर्णय कैसे लेना है, तो उसको लेकर हम डिस्कशंस अभी तक कर चुके हैं। आई होप वहाँ तक सबको समझ आ गई होगी बातें। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे हम कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पे बात करना शुरू करेंगे। तो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाएंगे ताकि हम आसानी से एड्रेस कर पाएँ। तो आप पहले नोट कर लेंगे हम एक क्वेश्चन, और यदि किसी के मन में कोई क्वेश्चन इसके बाद भी रहता है तो आप एडिशन भी करवा सकते हैं। मेरी उम्मीद है कि इसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, लगभग मैं सब कवर कर लूँगा जो भी पर्सनलाइज्ड हो सकता है। तो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन में एक लिस्ट सबसे पहले, एक बहुत ही जनरल सा सवाल है कि वाई टू सेलेक्ट यू, हम आपको सेलेक्ट क्यों करें। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग मुझे लगता है कि हर दूसरे कैंडिडेट से पूछ ही लिया जाता होगा। वाई टू सेलेक्ट यू, हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, वाई टू सेलेक्ट यू। दूसरा, व्हाट इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे। व्हाट इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड, यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। फिर एक है वाई सिविल सर्विस, क्यों आपने सिविल सर्विस चूज करा, कुछ और क्यों नहीं। वाई सिविल सर्विस। इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दें तो वाई नॉट एनजीओ, बट ये दूसरा पार्ट है, आपके जवाब के बाद आएगा ये, बट फिर भी मैं लिख लेता हूँ कि सिविल सर्विस में क्यों जाना है, एनजीओ में क्यों नहीं जाना, वाई नॉट एनजीओ। फिर आपकी स्ट्रेंथ या लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पूछ सकता है, तो आपकी स्ट्रेंथ्स या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है आप में, वो पूछ सकता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी। वीकनेस भी आपसे पूछी जा सकती है कि आप में क्या क्या आपकी वीकनेस है। फिर अगर कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो यहाँ क्यों आए, ऐसा भी सवाल हो सकता है। आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर। तो जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है आपका, इफ प्रोफेशनल बैकग्राउंड देन व्हाई हियर, यहाँ क्यों हैं आप। और पूछते इसी तरह से हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आए, तनाव में आए, मतलब आपके ऊपर सवाल शुरुआती दौर में तो ऐसा नहीं दागा जाता, शुरुआत में तो बेसिक सवाल से बात शुरू होती है, पर बाद में क्या होगा ना, सवाल ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये आपको मतलब सरकाज़्म में पूछ रहे हैं, पर घबराना नहीं है उससे, ऐसा हो सकता है, ये जनरल ट्रेट है उनका। फिर एक बात है इसके अंदर, जैसे आगे चलते हैं हम, तो डिफाइन योर सेल्फ, अपने आप को डिफाइन करने के बोलेंगे, डिफाइन योर सेल्फ, आपको अपने आप को डिफाइन करना है। डिफाइन करना और इंट्रोड्यूस करने में फ़र्क है, ठीक है। डिफाइन के अंदर कुछ फिलोसॉफिकल एंगल रहता है और इंट्रोड्यूस करने में फैक्चुअल एंगल रहता है। तो आपको शब्द का ध्यान रखना है, यदि वो आपको बोल रहे हैं डिफाइन योर सेल्फ तो फिलोसॉफिकल एंगल पे बात करनी है, और बोल रहे हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो फैक्चुअल एंगल पे बात करनी है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट, फिर इसके बाद में आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, योर प्रायोरिटी इन लाइफ, योर प्रायोरिटी इन लाइफ क्या है, इस पे भी पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, रोल मॉडल आप किसको आइडियल मानते हो, वो कौन है, ये पूछा जा सकता है। अचीवमेंट्स पूछे जा सकते हैं कि आज तक क्या अचीवमेंट्स रहे आपके, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने क्या क्या अचीव किया है, उन अचीवमेंट्स पे सवाल पूछा जा सकता है। और फिर एक कॉमन सा एरिया है जिसको हम हैप्पी मोमेंट्स कह दें, ये भी कई बार पूछा जाता है।
हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ में क्या रहे, एंड फिर एक आ जाता है सैड मोमेंट्स क्या रहे। हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स के ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करीब करीब ये 12 जो है क्वेश्चंस हो गए हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे, अलग अलग तरीके से इनमें क्या क्या जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये लिस्ट तो आपके पास हो ही गई है। अब हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे बात शुरू करेंगे, वाई टू सेलेक्ट यू, आपको क्यों चुना जाए। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और इलेबोरेट कर लेंगे, वाई टू सेलेक्ट यू, और एक दूसरा पार्ट ले लेंगे वाई ओनली यू, क्यों केवल आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वाई टू सेलेक्ट यू, हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, वाई टू सेलेक्ट यू। और दूसरी बात हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दें तो वाई ओनली यू, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, केवल आप ही को क्यों सेलेक्ट किया जाए, ऐसा आप में क्या खास बात है, ऐसा क्या डिफरेंट है लोगों में, आप में और लोगों में कि आपको चुना जाए, और आपके साथ साथ में उन दूसरे कैंडिडेट्स को कंपेयर करते हुए भी आप ही को चुना जाए, तो आपको क्यों चुना जाए। वो आपको अपने आप को ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ही हूँ, अगर मुझे नहीं लिया तो आपका नुकसान है। मतलब चेहरे से नहीं बताना है, पर बात से लगना चाहिए कि आप सच में इतने कैपेबल हैं कि आपको चुना जाना चाहिए। ठीक है, इस सवाल का जवाब देते टाइम या इन सभी सवालों का जवाब देते टाइम, जितने भी सवाल है ना, जो 12 सवाल हैं, उन 12 के 12 सवालों का जवाब देते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड एरिया है, यहाँ पर आप जितना सहज रहेंगे उतना ही बेहतर है। एरोगेंस नहीं दिखना है, आपको जवाब देना है इस तरीके से कि आप केपेबल हो, एलिजिबल हो, और आपको ये नौकरी मिलनी चाहिए, ये सहजता दिखनी चाहिए। केवल आपको ही चुनना है, वाई ओनली यू में भी सहजता दिखनी चाहिए। मतलब एरोगेंस और कॉन्फिडेंस के बीच का जो थिन लाइन है ना, वो टूटना नहीं चाहिए, और वो सबसे पहले टूटेगा आपकी आंखों से। अगर आपने जवाब देते टाइम एरोगेंट रिप्लाई दिया तो आपकी आंखों में वो बात झलक जाएगी उनको कि ये आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है, एरोगेंट है। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है इन सब सवालों का जवाब देने में, वो है सहजता। देखो, जो आदमी बहुत कामनेस जिसको बोलते हैं ना, उससे बात करता है ना, लोग उससे बात बहुत आराम से सुनते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, रेज योर आर्ग्यूमेंट नॉट योर वॉइस। अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने लॉजिक को स्ट्रांग बनाओ। आवाज तेज करना कमजोर और कम समझ वाले और कम लॉजिक वाले लोगों की निशानी है। आर्ग्यूमेंट अच्छा रखना और धीरे आवाज में बोलना, ये उन लोगों की निशानी है जो स्ट्रांग है अपनी बात को लेकर, वो चिल्लाते नहीं हैं। आवाज धीरे भी होती है तो उनकी बात दूर तक सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आवाज में दम है, बात में दम है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है, सहजता और कामनेस इसमें दिखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कई सवालों में अग्रेशन आ सकता है और वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपका अग्रेशन या एरोगेंस झलक जाए। समझ रहे मत? तो पहला सवाल क्या हो रहा है, अब पहला सवाल है वाई टू सेलेक्ट यू, और यदि मैंने इसको इस मोड में डाल दिया तो दोनों में अंतर है। ये कंपैरेटिव सवाल है ये वाला। इस सवाल के अंदर बात जो हो रही है, दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि केवल आप क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं। तो अब क्या होना चाहिए, आपको एक बात कहनी है कि मुझे अपने ऊपर सफिशिएंट कॉन्फिडेंस है। ब्लाइंड कॉन्फिडेंस से मैं बचता हूं या बचती हूं, पर सफिशिएंट कॉन्फिडेंस है कि मैं इस सेवा में मुझे सेलेक्ट किया जाना चाहिए या मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपने क्या वर्ड काम में लिया, सफिशिएंट कॉन्फिडेंस। आपको सफिशिएंट कॉन्फिडेंस है कि आप जो है इस नौकरी के लायक हैं, पर ब्लाइंड कॉन्फिडेंस से आप बच रहे हो। ब्लाइंड कॉन्फिडेंस से बच रहे हो, ये नहीं है। आपको ये बोलना भी है कि मैं ब्लाइंड कॉन्फिडेंस से बच रहा हूं, पर मुझे सफिशिएंट कॉन्फिडेंस है कि मुझे चुना जाना चाहिए, मेरे में ऐसी क्षमताएं या इस तरह की चीज़ें हैं कि मेरा चुनाव हो। ठीक है, पर अब यहाँ पर है, वो पूछेंगे कि ये बात तो कॉन्फिडेंस की हो गई। कॉन्फिडेंस तो दुनिया में उस व्यक्ति को भी है जो आदमी मेंस का एग्जाम ही नहीं लिखा कि आरएस में होता तो बहुत ही बेहतर होता, मुझसे बेहतर आरएस कौन बन सकता था, वो तो मैंने एग्जाम नहीं दिया बस। ऐसा हो ही सकता है। तो कॉन्फिडेंस के दम पर तो केवल चुनाव नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ कुछ बातें बतानी पड़ेंगी कि आप ही को क्यों चुना जाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको वो बोलेंगे ऐसा कि 3 पॉइंट बताओ ऐसे, या 5 बातें बताओ कि आपको चुना जाना चाहिए। तो वो 3 और 5 में मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उनमें से आप सेलेक्ट कर लिख सकते हो। इसके अलावा भी लिख सकते हो, बट वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। कुछ भी मैंने बोला ना, सहजता दिखनी चाहिए, एरोगेंस नहीं आना चाहिए उस बात के अंदर। बस क्या है, पहला डायनामिज्म दिखना चाहिए। डायनामिज्म है मेरे अंदर, ये बोलना है
डायनामिक कैरेक्टर है, डायनामिक एटीट्यूड है, डायनामिज्म है। डायनामिज्म का मतलब क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ प्रूव भी कर सकते हो आप। डायनामिज्म का मतलब होता है बदलती परिस्थितियों के साथ में खुद को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी इज डायनामिज्म। चीज़ें बदल रही हैं, देश बदलता रहता है, दुनिया बदलती रहती है, सिस्टम बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं और तौर तरीके बदलते रहते हैं। उस सिस्टम में वही अधिकारी पहले भी थे और आज भी हैं और उनको इन दोनों के साथ अकोमोडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले कंप्यूटराइजेशन नहीं था, आज हम उस दौर में हैं जहाँ कंप्यूटर गवर्नेंस से भी आगे निकलकर हम एम गवर्नेंस पर आ गए हैं, मोबाइल गवर्नेंस पर आ गए हैं। पूरा सिस्टम मोबाइल पे चलता है, व्हाट्सएप पर सरकार के ऑर्डर इधर उधर हो जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं, आदेश चले जाते हैं, काम हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे आप किसी को जो है ऑर्डर भी कर सकते हो, ऑर्डर ले भी सकते हो। तो डायनामिज्म अगर आप में होगा तो आप जो चेंज आया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको एक्सेप्ट कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन कर पाओगे। डायनामिज्म आपको चेंज मैनेजमेंट, चेंज एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब के साथ में क्या करेगा, जोड़ कर रखेगा। तो क्या करना है, एक तो ये बताना है कि मेरे में डायनामिज्म है, मैं जो है बदलाव के साथ डायनेमिक हूँ, मैं बदलाव के साथ जो है बहुत आसानी से सहज हो जाता हूँ और कई डिफरेंट तरीके के काम मैं आराम से कर लेता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आती। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो सिविल सर्विस का एक बहुत बड़ा पार्ट है और हर सिविल सर्वेंट को ये काम तो कम से कम करना ही पड़ेगा, दैट इज डिसीजन मेकिंग। और अब क्या होगा ना, वहां पर जनरली लोग क्या करेंगे कि डिसीजन मेकिंग के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे कि डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी है, सभी लोग बोलेंगे डिसीजन मेकिंग अच्छा है और सही था, इसी वजह से यहाँ तक पहुँच गए हैं, सही डिसीजन लिया है तभी तक तो यहाँ तक पहुँचे हैं। पर आपको क्या करना है, उसको थोड़ा एलेबोरेट करना है और दो एंगल से एलेबोरेट करना है। आपको बोलना है कि मेरी डिसीजन मेकिंग की स्पीड भी बहुत अच्छी है, मैं टाइम से डिसीजन ले लेता हूँ। भाई हम जुडिशरी में एक टर्म काम में लेते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यदि टाइम पर डिसीजन नहीं हुआ या टाइम पर निर्णय नहीं लिया तो फिर उस निर्णय का कोई मतलब नहीं है। वो हिंदी में कहावत है ना, अब पछतात होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो जब डिसीजन लेना है उसकी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके अंदर वो निर्णय लेने की क्षमता है कि आप टाइमली डिसीजन लेते हो, पहली बात। और दूसरा, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखते हो, जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं करते हो। जैसे गूगल का एक ऐड आने लगा है, अभी कुछ टाइम से आ रहा था, जल्दी करना है जल्दबाजी नहीं करनी। गूगल पे जो होता है ना, उसका एक ऐड आता है। तो ये आप पे भी लागू होता है, आपको जल्दी करना है पर जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है, जल्दी एक्यूरेसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक तो किसका ध्यान रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी। अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो कि आप निर्णय कैसे जल्दी लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे ऊपर ही लेकर एक बार आपको बता देता हूँ, फिर आप अपना अपना उसका निर्णय बना पाओगे उस तरह से। जैसे मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा, मैंने 11th और 12th में कॉमर्स किया, ग्रेजुएशन में कॉमर्स किया और ग्रेजुएशन में कॉमर्स करने के बाद मैंने तुरंत स्विच कर अपने आप को ह्यूमैनिटीज़ पे, और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैं इंटर तो हो गया था, सेकेंड ईयर से मैंने तुरंत अपने आप को बदल कर, क्योंकि मुझे सिविल सर्विस में जाना था, मैंने ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनकी तैयारी करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने मास्टर्स जो है वो आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में ही किया, बीकॉम में नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस सर्विस के अंदर जितना भी सिलेबस है वो सारा कंटेंट जो है वो ह्यूमैनिटीज़ से मैच होता है। तो मैंने सेकेंड ईयर में डिसीजन लिया और ग्रेजुएशन के जस्ट साथ वाला जो अटेम्प्ट आया आरएस का, उस अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया। तो आप समझ पा रहे हो कि मैंने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में निर्णय लिया और ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल पढ़ाई करके ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जो अटेम्प्ट आया उसमें मैंने इंटरव्यू दे दिया। इसका मतलब है कि मेरा वो निर्णय, स्पीड भी सही थी, राइट टाइम पर हुआ, एक्यूरेसी भी ठीक थी कि मैंने सही निर्णय लिया, तभी मैं उस साल इंटरव्यू तक पहुंच पाया। अगर मैं केवल कॉमर्स पढ़ रहा होता थर्ड ईयर तक और उसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू करता या तैयारी उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करता, तो शायद मैं डिले हो जाता बहुत, और वो जो अटेम्प्ट तुरंत आया था उसमें मुझे इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पाता, ऐसा ही होता। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी, इस तरह से मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैं डिसीजन मेकिंग अच्छा है। तो ऐसा ही आपके साथ भी है, आपके साथ ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा जब आपने कुछ स्विच किया होगा और वो स्विच करने का परिणाम भी ठीक आया होगा, तो आपने टाइम पे डिसीजन लेकर, एक्यूरेट डिसीजन लेकर उसको सफल हुए होगे आप उस काम में। तो ये आपको जस्टिफाई अपनी लाइफ का अपना अपना कोई एग्जाम्पल निकाल कर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक पॉइंट आता है, आपको हमेशा अपने आप को सिविल सर्विस एथिक्स के जो जनरल टर्मिनोलॉजी है उसके साथ एसोसिएट बताना है। जितने भी बड़े सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, जो भी सेक्रेटरीट के लेवल पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोग ही आपका इंटरव्यू लेते हैं
और वो लोग रोज कुछ ऐसी टर्म्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट है, उस सेकंड एआरसी के अंदर सेकंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में एथिक्स के बारे में लिखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था तो सारे आईएएस और सारे आरएस ऑफिसर्स तक उसका मैसेज पहुंचता है कि उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या चाहते हैं आपसे। उस एथिक्स के अंदर आपसे जो उम्मीदें की जाती है वो लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीदें हैं। उनमें कुछ टर्म्स हैं जो आजकल सिलेबस का पार्ट है, यूपीएससी के, आरपीएससी के भी, आरएस के सिलेबस का भी पार्ट है, जिनमें कुछ टर्म है जैसे ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी। अब आपको क्या करना है, जब आपसे पूछे कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, तो आपको ऐसे कुछ वर्ड्स काम में लेने हैं, क्योंकि सरकार के किन्हीं भी प्रोग्राम्स, किन्हीं भी स्कीम्स का जब विजन डॉक्यूमेंट बनता है या मिशन डॉक्यूमेंट बनता है, मिशन आता है, विजन आता है, उसके अंदर ऐसे शब्द लिखे होते हैं कहीं ना कहीं कि हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक काम करेंगे। जैसे अभी महंगाई राहत कैंप चल रहा है, तो अब उसमें ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि जो हमारा मिलने वाला है उसका तो राहत करवा देंगे और जो नहीं मिलने वाला है उसको नहीं देंगे, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है महंगाई राहत कैंप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका ऑब्जेक्टिविटी से काम कर स्टेट के सभी नागरिकों को महंगाई की राहत पहुंचाना है, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये गुण सिविल सर्वेंट का होगा तभी तो ये स्कीम सफल होकर वहां तक पहुंच पाएगी। तो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऐसे शब्द भी आपको काम में लेने। इंटेग्रिटी का मतलब बिना दबाव के काम करना, विदाउट एनी प्रेशर, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी गलत काम आप नहीं करोगे। ये इंटेग्रिटी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो वो आप में होना चाहिए। गलत दबाव में किसी के नहीं आना है। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, पिछली क्लास में भी, उस पार्ट में भी, और बताया था आपको कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर बनता है तो आपको गलत बात किसी की नहीं माननी है। अगर आप पे कोई झूठा आरोप भी लगा रहा है और आपको पता है आप सच्चे हो, तो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना है। लगा देखेंगे, लड़ेंगे, जब हम सच्चे हैं तो दबेंगे नहीं। तो इंटेग्रिटी से काम करना, ये आपका गुण होना ही चाहिए। इम्पार्शियल रहना है, तो इसीलिए एक शब्द काम में लेना है, ऑब्जेक्टिविटी। तुरंत उनको लगेगा कि यार बहुत सही बात बोला है। आप चाहो तो इन वर्ड्स को ऊपर भी ले सकते हो, शुरुआत में भी बोल सकते हो कि मेरे में इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इस तरह के कुछ गुण हैं, इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे चुना जाना चाहिए। मुझ पर विश्वास करते हैं लोग और मैं विश्वास लायक आदमी हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम उस दौर में जी रहे हैं दुनिया के, जब किसी पर भी आराम से, आसानी से विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल काम है। इस दुनिया के सामने आज के टाइम पर सबसे बड़ा चैलेंज कोई है, एनवायरनमेंट नहीं है, उससे बड़ा चैलेंज यह है कि मैं आप पर और आप मेरे पर विश्वास कर पाओ। कोई भी किसी पर 100% बिलीव नहीं कर पा रहा है, और अब तो ऐसा दौर आ गया है कि लोग अपने घर वालों पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे व्यक्ति बनो जिस पर लोग विश्वास कर पाएँ और समाज विश्वास कर पाए, देश विश्वास कर पाए। तो इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को प्रैक्टिस करने वाला आदमी, उसके ऊपर समाज और देश सब विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये आदमी कभी गलत काम नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरली सब बोलते हैं, आप अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, आप चाहो तो बोल भी सकते हो, बट इसको लास्ट में रखना। और ये ऑब्वियस चीजें हैं जो आप में होनी चाहिए, तो किसी भी इंसान में होनी चाहिए। तो सिविल सर्वेंट तो बहुत बड़ी बात है। हार्ड वर्किंग होना। अब ये तो एक मनरेगा में काम करने वाला मजदूर भी हार्ड वर्किंग है, तो सिविल सर्वेंट के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेट नहीं कि आप हार्ड वर्किंग, ऑब्वियस है, होना ही चाहिए। तो और हो तभी यहां तक पहुंचे हो। इतना सारा सिलेबस कवर कर आपने पढ़ाई करी है, अगर नहीं हार्ड वर्किंग होते तो यहां तक आते कैसे, पहुंच नहीं पाते। तो हार्ड वर्किंग। और दूसरा डिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन सिविल सर्वेंट तो पर्सन ही ठीक नहीं है, तो सिविल सर्वेंट तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो डिसिप्लिन भी एक ऐसी ही चीज है जो भी आपके अंदर होना चाहिए, और ये भी एक ट्रेट का पार्ट है। पर ये मैंने लास्ट में बोला है क्योंकि आप, ये ऐसी बात नहीं है जो कि फ्रंट में सबसे पहले बोली जाए। सबसे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, कंपैशन, एम्पैथी, इस तरह के आप 1-2 वर्ड और ऐड कर सकते हो इसके साथ में, इसी लाइन पर ऐड कर सकते हो आप यहां पर, एम्पैथी। मैंने बोला ना, विश्वास दुनिया में बहुत मुश्किल काम हो गया है, एम्पैथी भी मुश्किल है। किसी के दर्द को अपना दर्द समझना बहुत भारी काम है, आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से दिखता है। तो एम्पैथी यदि है, सिंपैथी से भी एक लेवल ऊपर। आपको दुख है, मुझे बुरा लग रहा है, सिंपैथी। बट आपका दुख मेरा दुख, ये एम्पैथी। और सिविल सर्वेंट को सेल्फलेस रहकर एम्पैथी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिसके साथ करना है वो व्यक्ति से आपको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। वो एक समाज का पिछड़ा हुआ, डाउन ट्रॉडन कोई व्यक्ति है,
उससे आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला कुछ भी, और उसके लिए एम्पैथेटिक रहना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कंपैशन। इस तरह की जो चीजें हैं वो दिखनी चाहिए आपके अंदर कि आप में एम्पैथी है, कंपैशन है, आप मतलब सेंसिटिव हो, सेंसिटिविटी है आपके अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह के शब्द यदि काम में लेंगे हम शुरुआत में ही, तो वो बहुत हाईली इंप्रेस हो जाते हैं कि बहुत पढ़कर भी आया है और बोल रहा है तो सब सोच समझ कर ही बोल रहा होगा, इसको शब्द का तात्पर्य भी पता होगा। तो पहली बात तो हो गई कि हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, और आप ही को क्यों करें, तब भी यही सब बातें हैं कि आप में कुछ ऐसे गुण हैं जो जनरली लोगों में नहीं दिखते। ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी कॉमन लोगों में नहीं होते हैं। आज यदि मैं एक टीचर हूं तो हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस 100% नहीं कर पाता हूं, मैं किसी स्टूडेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा फेवर हो जाता हूँ, किसी के लिए कम हो जाता हूँ, कभी कभी हो जाता हूँ। कोशिश तो करते हैं 100% ऑब्जेक्टिव रहें, पर कभी कभी हो जाएगा। हो सकता है किसी का अटेम्प्ट आ रहा हो तो उसके साथ ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, और जो जिसका अटेम्प्ट अभी दूर है उसको अभी थोड़ा इजी गोइंग देख लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। घर परिवार में भी लोग ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों अपने लोगों के लिए तो पार्शल होते हैं, और दूसरा पड़ोसी का बच्चा है तो उसके साथ नहीं होते हैं। तो नॉर्मली कॉमन मैन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अब आप हो, इसका मतलब आप ही को क्यों चुना जाए, क्योंकि आप में वो गुण है जो समाज में जनरली प्रिवेल नहीं करता। तो आप यूनिक हो गए ना, और इस पोस्ट के लिए यूनिक हो गए, ये बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो, ये थोड़ा जो है नेगेटिव क्वेश्चन है, पर अब पूछा तो कुछ भी जा सकता है। व्हाट इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड? जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है नहीं, वो तो बोलेंगे सर जहां से छुट्टी लेकर आए हैं वहीं वापस चले जाएंगे, ऐसा ही होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके साथ तो बहुत आसान है, जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। पर इस तरह से शुरुआत नहीं करनी है, ये तो बड़ा ऐसा ही लगेगा कि आप हार मान के ही बैठे हो। देखो, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कहीं पर, आपको काम आएगा लाइफ में, वो कि मान लिया कि हार तय है, मान लो जिस भी बैटल में हार तय हो, मान लिया हार तय है, हो ही जानी है, 100% तय है, पर फैसला फिर भी जिरह पर ही होगा। मतलब फैसला आखिरी क्षण पर ही होगा, उससे पहले हार डिक्लेयर नहीं होगी। मैच चल रहा है, 2 ओवर बचे हैं, 50 रन बनने हैं, इम्पॉसिबल लग रहा है कि हार ही जाएंगे, पर फिर भी आखिरी गेंद पर ही तय बोला जाएगा कि हार गए। 2 ओवर पहले ये नहीं कहा जाएगा कि हार गए। तो आप जहां पर हो वहां पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो रिजल्ट आने पर ही तय होगा। बट आपसे पूछा जा रहा है पहले, तो आप इस टाइम पर ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा और तुरंत बताया कि मैं ये करूंगा। आपको मानकर नहीं बैठना है। वो हम हिंदी में एक लाइन पढ़ते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको मन से नहीं आना, हारने से पहले आदमी मन से हारता है, एक्चुअल में हारने से पहले। आप देखना ऐसा ही होगा। क्रिकेट के मैच में आखिरी ओवर में 50 रन बचे होंगे ना, टीम हार मान लेती है पहले, 6 बॉल के बाद हार होती है, 50वें ओवर की आखिरी बॉल पड़ती है तब हार होती है। पर 1 ओवर में 50 बनाने इम्पॉसिबल मानकर पहले ही हार मान लेते हैं। तो आदमी मन से पहले हारता है, एक्चुअल में बाद में हारता है। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है कि यदि आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हार मान गए। पहली बार में तो कम से कम नहीं लगना चाहिए। वो एम्फेसिस करें आपको तो अलग बात है, फर्स्ट लाइन में तो ये नहीं बोलना है। पहले तो यही बोलना है कि सर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा, मुझे पूरा विश्वास है खुद पर कि मैं सेलेक्ट होऊंगा। अब भाई आप में अपना कॉन्फिडेंस तो दिखना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन होगा, इसी अटेम्प्ट में होगा, मुझे कोई चिंता की बात नहीं, इसमें मैंने लेश मात्र भी डाउट नहीं है खुद के ऊपर। ये कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंस है, अगली लाइन के बाद भी यही करते रहे तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि मान लेते हैं, हम तो मान ही रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, हम चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो और अग्रिम बधाई आपको सिलेक्शन की, पर फिर भी देखो दुनिया संसार है, कुछ भी हो सकता है। भाई हम कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है, पर हमको तैयार रहना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना समझदार आदमी की निशानी है। तो बुरे वक्त के लिए तैयार रहना जाता है, अच्छे वक्त के लिए कौन तैयार रहता है? आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? कुछ नहीं, लड्डू अपने आप आ जाएंगे, गुलाल अपने आप आ जाएगी, मीडिया अपने आप आ जाएगा, अखबार अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप ही हो जाएगा। तैयारी तो हार की ही होती है।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हार की तैयारी सिखाई नहीं जाती, जीतने की तैयारी तो सब सिखाते हैं कि जीतने के बाद क्या करेंगे क्या करेंगे, आपने भी सोचा होगा, पर लोग हारने के बाद क्या करेंगे ये सोचता नहीं है कोई। तो ये सवाल का ये एंगल भी हो सकता है कि यदि वो आपसे दोबारा कह रहे हैं कि मान लो हम तो कह रहे हैं आपका हो जाएगा 100%, पर 0.1% गुंजाइश ऐसी रख लो कि नहीं होता है, तो क्या करोगे? तो भाग नहीं जाना है, पहली बात तो क्या बोलना है, अगला अटेम्प्ट होगा कि सर आप कह रहे हो 0.1% भी ऐसा कुछ होता है, तो मैं अगले अटेम्प्ट में फिर तैयारी करूंगा, अगले अटेम्प्ट को फिर फेस करूंगा। इससे ये पता चलता है आप इस सिस्टम से नहीं भागे, मैं फिर से, और बोले यहीं मिलूंगा आपको, अगले अटेम्प्ट में फिर से तैयारी करूंगा, फिर से एग्जाम दूंगा और फिर से यहां तक पहुंचने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इससे आपकी फाइटिंग स्पिरिट दिखती है। यहां पहले क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, दिखना ही चाहिए था। दूसरे स्टेटमेंट से आपकी फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है, ऑब्वियसली दिखनी चाहिए। डरपोक आदमी नहीं चाहिए ना, फाइटिंग स्पिरिट चाहिए हमको ऐसा आदमी चाहिए जो कि लड़े मैदान में। और अगर फिर बोले कि मान लो उस अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, अब जब सवाल चल ही रहा है तो आगे भी चल सकता ना, वो चाह ही रहे हैं कि आपको हरा कर ही माने और आप हार नहीं रहे हो। वही अकबर ने महाराणा प्रताप को सरेंडर करवाने के लिए कितनी बार दूत मंडल भेजे थे? 4 बार, 4 बार भेजना। 4 बार कोशिश तो ये भी कर सकते हैं। अब आप मान लो कि वो अकबर है और आप महाराणा प्रताप हो, मतलब इंटरव्यू लेने वाला अकबर और आप देने वाले महाराणा प्रताप, और प्रताप रहना है। पहले स्टेटमेंट में नहीं झुके कि नहीं हुआ, तो बोले पूरा विश्वास है सर होगा 100%, लेश मात्र भी डाउट नहीं है। फिर बोले नहीं 0.1% है, तो फिर क्या अगले अटेम्प्ट में आएंगे, कोई चिंता नहीं है, फिर वापस आएंगे, फिर लड़ेंगे। फिर बोले मान लेते हैं दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो क्या करोगे? तो अटेम्प्ट बचा हो तो फिर दोबारा दे सकते हो। मान लो कहते हैं अटेम्प्ट भी नहीं बचा, ऐसी कंडीशन पैदा हो गई कि आपकी उम्र हो गई या अटेम्प्ट बचा ही नहीं आपके पास में अब, और दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप आरएस ना दे पाओ दोबारा, या नहीं बने तो क्या होगा? तो आप अब भी हार नहीं मानोगे। अब आरएस तो नहीं दे सकते, उन्होंने कंडीशन ही ऐसी डाल दी कि मान लो अटेम्प्ट हो गए, एज भी हो गई, आरएस एग्जाम नहीं दे सकते, और हुआ भी नहीं, अब क्या करोगे? तो क्या बोलना है? तो ये बोलना है कि सर तैयारी ऐसी है जीवन की, ग्रूमिंग ऐसी हुई है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे ना, वहां सफल होंगे। इस पूरी तैयारी ने उन सब लोगों से बेहतर बना दिया है जो इक्विवेलेंट लेवल पर काम कर रहे हैं। ये इस तैयारी की खास बात है। तो अब बन जाते हैं तो वो बोनस है ही, और अगर नहीं भी बनते तो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पर शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं अभी और जहां जाएंगे वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तैयारी ऐसी हुई है, ऐसा ही बोलोगे आप, बोले तैयारी से ग्रूमिंग हो गई है हमारी, कि जहां जाएंगे वहां सफल होंगे, जहां जाएंगे वहां सफल होंगे। तो हार नहीं मानी ना आपने, अभी भी नहीं मानी। वो सोच ही रहा था कि आप क्या करो, पीछे हट जाओ, पर आपने तीसरा दूत मंडल आया और उसको भी आपने नकार दिया कि हम नहीं मानेंगे, अधीनता तो नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये इससे भी पता पड़ता है आपकी फाइटिंग स्पिरिट कितनी शानदार है और आप कितने मैच्योर हो। ये तीनों बातें एक में भी नहीं बोला कि नहीं सर फिर तो देखेंगे क्या करते हैं, सोचेंगे, अभी सोचा नहीं, पता नहीं, फिर तो तभी पता चलेगा, ये सब नहीं। जो कर रहे हो उसमें शानदार करते रहोगे। आप जॉब कर रहे हो उसमें शानदार करोगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो जिसमें जाओगे उसमें शानदार करोगे, जहां पर भी जाओगे। ठीक है, हार नहीं माननी। एटीट्यूड समझ आ रहा है आपको क्या है? एरोगेंट नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंट हुआ है। और मैंने बोला था सहजता दिखनी चाहिए और कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, एरोगेंस से बच जाएंगे हम। तो इस तरह के जवाब से आप एरोगेंस से बच जाओगे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। अब आपको ये पूछेंगे कि आपने सिविल सर्विस क्यों चुना, वाई सिविल सर्विस। और एक बात और है कि अब जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, ये वास्तव में सर्विस है। नौकरशाही अब नौकरशाही ही है, शाही नौकर नहीं रहा। वो टाइम गया। अब दुनिया में ट्रांसपेरेंसी बहुत है, बहुत सारे लॉज हैं, सिटीजन बहुत जो है अपडेटेड है, अवेयर है। आजकल सेकंड्स में चीज़ें व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, कुछ भी होता है जानकारी लोगों को पता चल जाती है, हर आदमी जानता है। मेरी ग्रैंड मदर तक जानती हैं कि अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है।
दिल्ली में क्या हुआ अभी, क्यों मोदी जी ऑर्डिनेंस लाए, क्यों केजरीवाल जी चिल्ला रहे हैं, क्यों उनको बुरा लग रहा है, क्यों वो समर्थन जुटा रहे हैं। उनको भी पता है कि ऑर्डिनेंस कुछ बला है और इससे कुछ हुआ है, और उन्होंने मेरे से पूछ भी लिया और मैंने उनको समझा भी दिया, और अब उनको पता चल गया कि ऑर्डिनेंस कौन लाता है, कैसे लाता है, क्या होता है। शी नोज एवरीथिंग। अब आप समझ रहे हो, इंफॉर्मेशन एज के उस दौर में हैं हम कि उस 85 ईयर्स की लेडी के पास में भी सारी इंफॉर्मेशन है। तो आप समझ सकते हो कि यूथ और बाकी सिटीजन के पास तो इंफॉर्मेशन आ ही रही है, उनको तो सब पता है रियल टाइम बेसिस पे, तो एवरीवन इज अवेयर। तो इस दौर में जॉब करना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोग सब जानते हैं, सब कुछ लेकर आते हैं आपके पास में पहले से ही, आप उनको इफ बट करके चला नहीं सकते। पहले का टाइम होता था जब आप ही जानते थे और लोग नहीं जानते थे, अब लोग सब जानते हैं और वो सब जानकारी आपके पास लेकर आते हैं। तो हम जिस दौर में है ना, वहाँ सिविल सर्विस जो है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जॉब इतना आसान नहीं है। और अब ये धीरे धीरे प्रोफेशनल एटीट्यूड वाली होती जा रही है, कॉर्पोरेट कल्चर सिविल सर्विस में आता जा रहा है, टाइम बाउंड, टारगेट ओरिएंटेड, ऐसे काम होते जा रहे हैं। आप देखना, कोई भी स्कीम प्रोग्राम आता है उसकी डेट डाल देते हैं, टारगेट आ जाता है, इस टारगेट तक खत्म करना है, 2019 तक स्वच्छ बनाना है, 22 तक घर बनाना है, 25 तक जल जीवन मिशन करना है। अब टारगेट है ना, कॉर्पोरेट में जैसा होता था, बैंकिंग में और इंश्योरेंस में टारगेट होते हैं, वैसा टारगेट है। तो हम उस दौर में जी रहे हैं और इन्फॉर्मेशन सबके पास है। तो अब आपको क्यों सिविल सर्विस आपने चूज करा है ये बताना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं बताना है, भारी इसलिए क्योंकि फिर इंटरव्यू है ना बर्डनसम हो जाएगा यदि कोई बहुत बड़ी बात बता दी तो, या कुछ बड़ा बड़ा बोल दिया तो। आसान रखना है, हल्का रखना है, और उसको ऐसा रखना है कि इट्स लाइक ए ड्राइंग रूम डिस्कशन, कि आपके घर मेहमान आया या आप किसी के घर गए और उनके साथ बैठकर आधा घंटा बात कर रहे हो, बस चाय नहीं मिली आपको और बात कर कर आ रहे हो वापस। उस बातचीत में भारीपन नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत अच्छा जवाब तो यही है कि एक तो सर बचपन का सपना है, बचपन से सपना है कि बनना तो क्या है, सिविल सर्वेंट ही है। अब बचपन से सपने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको किसी मेमोरी से कनेक्ट कर सकते हो, यदि कोई हो तो, नहीं हो तो बना दो। उनको क्या पता कि आपकी मेमोरी थी कि नहीं थी। हालांकि ये वीडियो अब इंटरव्यू लेने वाले भी देख लेंगे तो उनको पता है कि लोग मेमोरी बना भी सकते हैं, तो आप मेमोरी बना सकते हो। क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ ना, इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच जाती है, तो ये पहुँच गई तो मेमोरी बना लो, एक अच्छी सी कहानी बना लो कि सब मैं स्कूल में था, एनुअल फंक्शन था, मेरे को स्कूल का जो है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल रहा था, और वो अवार्ड देने जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, उनको बहुत सम्मान मिल रहा था, वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे और वो सिविल सर्वेंट थे। उनको देखकर ये इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी जो है इनके जैसा बनना है जीवन में, इस पद ओहदे तक जाना है जिसका बहुत सम्मान भी है और एक समाज के अंदर भी एक बड़ा डिग्निटीफुल पद है। तो मुझे भी मन, तब से ही मन में इच्छा थी जब मैं स्कूल में था कि मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आ ही जाता है कहीं ना कहीं कि आपने स्कूल में, आपके यहाँ चीफ गेस्ट तो आया ही होगा, और स्कूल तो आप पढ़े ही हो तभी तक यहाँ आए हो, और उस चीफ गेस्ट को जनरली कोई सिविल सर्वेंट कभी ना कभी तो आ ही जाता है। तो बस उसी की कहानी बनाकर, नहीं हो तो बना लेना, हो तो बहुत बढ़िया। ऐसे बचपन का सपना रहा है, ठीक है। ये नहीं कि मैं सोता रहता था 12 घंटे और मुझे सपना ही आता रहता था, ये वाला सपना नहीं बनाना है। दूसरा बात, देखो सच बोलना अपने आप में अच्छा जवाब है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, सबसे अच्छा जवाब सच्चा जवाब है। और एक बात साफ है, उनको भी पता है, वो खुद नौकरी में है, जिस पद पर आप जाना चाहते हो उस पद पे सत्ता है, अधिकार है, अथॉरिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं। पैसा देखकर आप उस जॉब में नहीं जा रहे, उससे ज़्यादा आपका टीचर कमा लेता है और उससे ज़्यादा कई कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग कमा लेते हैं, बट पैसा सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वहाँ पर अथॉरिटी है बहुत सारी, और वो अथॉरिटी को देखकर ही आप क्या कर रहे हो, सिविल सर्विस में जा रहे हो। तो आपको क्या करना है, सच बोलना है कि सर यहाँ अथॉरिटी है। पर अब क्या है ना, ये थोड़ा सा मामला उस डायरेक्शन में जाएगा जो एरोगेंसी की तरफ जाएगा कि अथॉरिटी है सर्विस में, मतलब आप लालची हो, किस बात की, सत्ता की लालच है आपको। मतलब आप में हो सकता है कि मैं सामने मेरे जैसा आदमी कोई बैठा हो, तो अगर आपने ये बोला कि अथॉरिटी है इसमें, तो मैं यही बोलूँ वापस कि आप अथॉरिटी की वजह से सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, इसका मतलब आप एक औरंगजेब जैसे और अलाउद्दीन खिलजी जैसे व्यक्ति हो, जो सत्ता का भूखा और लालची या सत्ता लोभी व्यक्ति है, जो चाहता है कि सब उसके सामने घुटना टेक दें और वो ही सत्ता में रहे। ऐसा कर कर आपको परेशान करेंगे, फिर घबराना नहीं है। 100% आप मानकर ही चलना, बुरा ही बोलेंगे वो, अगर बोलते हैं तो, अगर नहीं बोलते तो बहुत बढ़िया। अगर मेरे जैसा व्यक्ति हुआ तो जरूर बोलेगा कि सत्ता का लालच है आपको,
और अगर लालच है तो फिर आप यहाँ तो लालची आदमी हमको इस नौकरी में क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो आपको फिर क्या कहना है कि सर सत्ता का लालच नहीं है, लालच की वजह से अथॉरिटी नहीं चाहिए, अथॉरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अच्छा काम करके सम्मान भी मिलता है। अच्छा काम तो बहुत जगह हो रहा है, बहुत सारी जगह होता है, यहाँ अच्छा काम करने का मौका मिलता है, अच्छा काम करने के लिए आपको अधिकार मिलते हैं और उन अधिकारों से अच्छा काम करने के बाद बहुत सारा सम्मान भी मिलता है। तो अथॉरिटी का जो डायरेक्शनल यूज है ना, वो सही डायरेक्शन में करने का पूरा मौका मिलता है। तो सत्ता का सही इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, और उससे बदलाव लाया जा सकता है। तो हम उनको करेक्ट कर देंगे कि सर आप लालची मत कहो, मतलब बोलना नहीं है ऐसा कि लालची मत कहो, बट मन में ये भाव रहना चाहिए कि लालची नहीं हूं, यहाँ पर अच्छा काम करने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा काम सत्ता से, अथॉरिटी से, और साथ में फिर सम्मान तो मिल ही रहा है। अथॉरिटी के साथ साथ में अथॉरिटी से कुछ बदलाव, बदलाव के साथ में क्या, रिस्पेक्ट भी मिलता है, और आप बदलाव तो ला ही पाओगे। आप सब डिवीजन लेवल पर काम करने गए, आप एसडीएम बने, और आपने जाते ही ज्वाइन करने के बाद में पहले हफ्ते में ही अपने सब डिवीजन के स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करी। अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, वहाँ पे एनजीओज भी काम कर रहे होंगे, वहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार मंडल भी बने हुए होंगे, वहाँ पर एजुकेशन के लोग भी काम कर रहे होंगे, वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड लोग भी काम कर रहे होंगे, ऐसे अलग 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 ग्रुप्स, यूथ भी होंगे, उनके भी कोई क्लब बने हुए होंगे। उन सब से आपने डिस्कशंस कर कर, मीटिंग्स कर कर ये आइडेंटिफाई, लिस्ट करने का कोशिश करा कि आप क्या समस्याएं फेस कर रहे हो अपने सब डिवीजन में, और उन सबको नोट करने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपने फिर अगले 1-2 हफ्ते के अंदर प्लानिंग बनाना शुरू करा, और आपके पास सत्ता थी कि आप वो सब समस्याएं ठीक करने के लिए काम कर सको। तो आप अच्छा करने के लिए अथॉरिटी का इस्तेमाल कर पा रहे हो। ये आप अगर आरएस नहीं होगे तो नहीं कर पाओगे। सिविल सर्विस में रहे बिना आप बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर पाओगे। तो अथॉरिटी है, शुरुआत ऐसे ही करना, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। कोई आपको बोले कि आप चोर हो, आप बोलो हाँ मैं चोर हूं, बोले क्या चुराया, बोले आपका दिल चुराया, अब हो गया ना खेल खत्म। चोर बोल के मतलब मैंने क्या करा, क्रिएट कर देना आपको इंटरेस्ट। आपको बोले अथॉरिटी, हाँ सर अथॉरिटी चाहिए, अब उसको लगेगा नहीं फंसना नहीं, फिर निकल जाना है वहां से, और इसी बात का 10 नंबर ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि आपने एक ऐसी लाइन बोलकर उसको बहुत शानदार तरीके से जस्टिफाई कर दिया। ये आपको ट्रिक आनी चाहिए। मैंने बोला ना, बातें बनाना सीखना पड़ेगा, सामने वाला खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि यही व्यक्ति पब्लिक डील कर पाएगा। लोगों को कैसे संभालोगे, ऐसे ही तो संभालोगे, क्योंकि लोग तो भड़के हुए आएंगे। आपके पास में कोई अच्छा आदमी क्या लेकर आएगा, क्या करने आएगा आपके पास में, जिसको समस्या है वही तो आएगा। आरएएस और आरपीएस के पास में तो 100% वही आदमी आएगा जिसको प्रॉब्लम है या जिसने प्रॉब्लम की है। तो अब आपको कैसे डील करना है, आपको डील करना आना चाहिए ना, तो वो कुछ चीजें बातों से भी डील होंगी, तो वो ट्रिक आनी चाहिए। तीसरी बात जो ये भी जनरल बात है कि समाज में इस जॉब का सम्मान है। समाज में सब जॉब का सम्मान नहीं होता बराबर, ये समाज की सच्चाई है। अब ये आप अकेले आदमी तो पूरे दुनिया को बदल नहीं सकते। भाई समाज ऑब्वियसली मनरेगा में काम करने वाले किसी व्यक्ति को उतना सम्मान नहीं देता जितना देश के प्रधानमंत्री को दे रहा है। देता है क्या? ऑब्वियस ही बात है ना, नहीं देता। समाज किसी ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क को उतना सम्मान नहीं देता जितना कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को मिलता होगा या राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को मिलता होगा। इसका मतलब है कि उस जॉब में सम्मान तो है ही, और कोई भी जॉब करो और यदि सामाजिक सम्मान उसमें ना हो तो ये उम्मीद तो सबकी है। भाई मास्लो ने, आपने मोटिवेशन पढ़ा होगा, मास्लो ने अपना एक नीड हायरार्की बताई है, आवश्यकता पदानुक्रम बताया है। उसमें उसने आपको एक लेवल पर जाकर सम्मान की आवश्यकताएं भी बताई है कि आपको केवल रोटी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मकान मिल जाए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाए, आपको हेल्थ मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, इससे भी काम नहीं चलेगा। खाली समाज आपका सम्मान नहीं करता हो, रिकॉग्नाइज नहीं करता हो, तो आपको आगे फिर यही इच्छा होगी। जब आप एक लेवल तक अपनी इच्छाएं पूरी कर लोगे तो फिर अगली इच्छा पर जाओगे। बहुत बड़ा आदमी क्या करता है, मैं कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को जानता हूं जो अभी पियानो बजाना सीख रहे हैं। अब बचा ही क्या है जीवन में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पियानो बजा रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई आदमी घर आता है, पियानो सिखा के जाता है, तो साहब को 1 घंटा पियानो सीखना है, साहब को कोई कॉन्सर्ट थोड़ी करना है म्यूजिक का, पर क्यों सीखना है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपकी वो जरूरतें तो पूरी हो चुकी हैं, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो आप सम्मान की खोज में हो, और हर व्यक्ति होता ही है और होना भी चाहिए। तो सम्मान इस जॉब का है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सम्मान है समाज की नजरों में, समाज के परिप्रेक्ष्य से इस जॉब का, सिविल सर्विस का। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, इस जॉब में जाना है। और अच्छा करियर है, ये भी एक पॉइंट है, आप ऐड कर सकते हो कि एक अच्छा करियर है। भाई जब आप चुनना ही है तो खराब क्यों चुनोगे? कोई भी व्यक्ति चुनना ही होगा तो खराब क्यों चुनेगा? अच्छा ही चुनेगा ना। जब आपको मौका मिल रहा है तो आप अच्छा करियर ही चुनोगे, खराब क्यों चुनोगे? तो वाई सिविल सर्विस का आई होप जवाब मिल गया है ना। पर वो क्या हो सकता है ना, इसमें कुछ चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती हैं, डायरेक्शन ऐसा चला जाता है, जैसे अथॉरिटी वाली बात थी कि अच्छा काम करने का मौका इसमें मिलता है जिससे हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो हो सकता है उस पॉइंट पर वो ये भी कहें। और एक बहुत कॉमन सी बात है कि वाई नॉट एनजीओ, जो मैंने पहले लिखा भी था कि आप एनजीओ में क्यों नहीं जाते, वहाँ जाकर बदलाव लाने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर अथॉरिटी नहीं होती। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल लेजिटिमेट और लॉजिक के साथ जवाब दिया कि आप एनजीओ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ अथॉरिटी नहीं है। सिविल सर्विस क्यों? क्योंकि अथॉरिटी है। तो सिविल सर्विस और एनजीओ के बीच का डिफरेंस जो है ना, उसको एड्रेस कर देना है आपको। तो वाई नॉट एनजीओ? क्योंकि वहाँ अथॉरिटी नहीं है। तो आप एक बात समझ गए ना, आप अथॉरिटी पहले बोलोगे, अथॉरिटी को जस्टिफाई करोगे, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, विदाउट अथॉरिटी एनजीओ है, फिर वो प्रूव ही हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि आप पहले ही कह चुके हो। तो ऑब्वियस है कि अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आप जाना भी नहीं चाहते, इसलिए आप कर भी नहीं रहे। ठीक है, ये एक सवाल हुआ। फिर एक क्वेश्चन था नेक्स्ट हमारा 4th नंबर पे, आप में लीडरशिप क्वालिटी क्या है, या आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज या स्ट्रेंथ्स हैं जिनको हमको जो है आपको चुना जाना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि आपको लीड तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी लेवल पर, और जब लीड करना पड़ेगा तो आपको लीडरशिप क्वालिटी को एड्रेस करना पड़ेगा। लीडरशिप क्वालिटी में क्या क्या होता है और आप में उनमें से क्या क्या है वो पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है वो नहीं पूछ रहा, वो मेंस का पार्ट था। उसमें से आप में क्या है ये पूछना चाहता है, ये इंटरव्यू का पार्ट है। तो लीडरशिप स्किल्स में पहली स्किल होती है लीडर की डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेता है वो। डिसीजन मेकिंग लीडर का बहुत बड़ा गुण है भाई, बहुत बड़ा गुण है, निर्णय निर्माण करना। जो डिसीजन नहीं ले पाएगा वो अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा, और जो बचेगा डिसीजन लेने से उसको तो बनना भी नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फिर कम्युनिकेशन स्किल एक बात है, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बोलने की क्षमताएं जो हैं बहुत अच्छी हैं, आप बहुत कन्विंसिंग तरीके से बात करते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट गुण है। और तीसरी बात, आप में एक एटीट्यूड ऐसा है कि आप सबको साथ लेकर चलते हो, सबको साथ लेकर। लीडर में ऐसा ही होना चाहिए, लीडर सबको साथ लेकर चले, ऐसा ही गुण होना चाहिए। तो ये 3 गुण आप में लीडरशिप क्वालिटी के दिखते हैं, आप में हैं, इसी वजह से आप यहां पर आए हो, यहां तक पहुंच गए हो, और आपको आगे आरएस बनना भी चाहिए, इसी वजह से बनना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी, इस क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, बट फिर भी प्रिपेयर करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अपनी कुछ वीकनेस बताओ। अब आपसे वो 3 वीकनेस पूछ सकते हैं, 5 पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं कि अपनी वीकनेस बताओ। 3 और 5 उनको फेवरेट है, हमेशा जब भी पूछेंगे तो या तो 3 पूछेंगे या 5 पूछेंगे। तो आपको 3 या 5 तो प्रिपेयर करना ही, 5 कर देना, वैसे भी 3 ही याद आएगा, ज़्यादा याद आएगा भी नहीं। और दूसरा, याद कर कर ही जाना है, पर बताना ऐसे है कि याद था नहीं, अभी सोचा है। इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप इस तरह से प्रेजेंट होगे कि आप कुछ प्रिपेयर करके नहीं आए हो, और आपसे जो पूछा जा रहा है उसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था कभी, और आप यहां आ गए हो यही सोच रहे हो सीधा। और ऐसा हो सकता है, ये सच भी है और ये झूठ भी है। सच इसलिए कि ऐसा हो सकता है कि जो कुछ प्रिपेयर कर जाए कुछ ना पूछे, वैसा सब कुछ अलग आ जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिपरेशन ना हो। और हो सकता है कि आप सब प्रिपेयर करके जाओ और उनमें से ही सारे सवाल आ जाएं, लगभग 80-90%, बट आपको प्रिटेंड हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा कि आपको पता नहीं था, आपसे पूछा। और ये सवाल का ध्यान रखना, किस सवाल पर प्रिटेंड करना है। ऑब्वियस सवाल पर ये बात प्रिटेंड नहीं करनी होती है, बट नॉर्मल सवालों पर, जैसे वीकनेस पूछा, अब ऐसा नहीं कि तुरंत ही सर पहला लिखो, दूसरा, तीसरा, याद ही करके आए, ऐसे नहीं बताना कि सर ये 3 तो ये था, 2 और थी, याद नहीं आ रही, कॉपी में लिखी हुई है, ऐसे नहीं करना है। आपको एक पॉज लेकर और फिर रिप्लाई करना है, जिससे लगना चाहिए कि आपने सोचा है
और आपको पहले से ये आप प्रिपेयर नहीं हो इसके लिए और आपने फिर भी बेहतर जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात है। स्पॉन्टेनियस आंसर दिखना चाहिए और ये हम मॉक में भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या है, एक तो अब सवाल ये भी उठता है कि वीकनेस कैसी वीकनेस हो। वीकनेस ऐसी भी नहीं हो कि जो देश को नुकसान करे या समाज का नुकसान करे, ये ध्यान रखना है। वीकनेस ऐसी भी ना हो जो कि आपकी केयरलेसनेस दिखाती हो। वीकनेस ऐसी भी ना हो जो ये इंडिकेट करती हो कि आप जो है आप इललेजिटिमेट पर्सन हो या आप इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ कर रहे हो, ऐसी वीकनेस भी नहीं दिखनी चाहिए। मतलब केयरलेसनेस भी नहीं दिखनी चाहिए, वीकनेस से इललेजिटिमेसी भी नहीं दिखनी चाहिए, इलीगल भी नहीं दिखना चाहिए, और वीकनेस ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो कि ठीक नहीं की जा सके या जिससे समाज का नुकसान होता हो, देश का नुकसान हो सकता हो। ऐसी नहीं। सब मेरे को एक बहुत ख़राब बात है, गाड़ी मेरे से धीरे नहीं चलती। अब ये तो गलत है ना। बोल सर मैं तो बाइक लेता हूँ तो उसमें उन्होंने बोला भी है 0 से 100 4 सेकंड में जाती है बाइक, तो मैं पहुँचा के ही मानता हूँ। ऐसा नहीं, ये मेरी वीकनेस है। बोलो सर उससे एक्सीडेंट होता है, अक्सर हो जाता है, मैं अभी तक 4-5 लोगों को ठोक चुका हूँ और कईयों की हड्डी तोड़ चुका हूँ, बट फिर भी मैं मानता नहीं हूँ। अब ये वीकनेस है, बड़ी अच्छी बात नहीं, क्योंकि समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है। अब ये गलत है और इलीगल भी है, इलेजिटिमेट भी है, तो ऐसा नहीं बोलना है। आपको गलती वो, अपनी वीकनेस वो बतानी है जो वीकनेस करेक्ट की जा सके, और वीकनेस पर्सनल इशू वाली हो, पब्लिक इशू वाली ना हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हो सकता है आपकी हो सकता है ना हो, बट आज के ज़माने में ऐसी वीकनेस कॉमनली दिखती है। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ, पहले बोलता था कि ये जनरेशन गूगल जनरेशन है, क्योंकि हम तुरंत इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाल लेते हैं, पर अब मैं कहता हूँ ये जनरेशन 30 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड ऐसी जनरेशन है। मेरे हिसाब से ये 60 सेकंड जनरेशन है, क्योंकि हम 60 सेकंड से ज़्यादा कोई एक वीडियो ही नहीं देख पाते हैं। ये वीडियो भी लोग 1.5 घंटा देखेंगे, 2 घंटा तो बैठ नहीं पाएंगे पूरा एक साथ। लोग मेरे को कहते भी हैं कि इतना लंबा कैसे बना लेते हो, क्यों बनाते हो, छोटा ही दे दिया करो। तो शॉर्ट्स जो है ना, वो देखने की, रील देखने वाला जनरेशन है ये। तो आप में लगातार बैठने की कैपेबिलिटी नहीं होती और ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये बोल सकते हो आप, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि लगातार बैठकर बहुत देर तक काम नहीं कर पाते आप, ये वीकनेस है। अब इससे समाज देश का तो कोई नुकसान है नहीं, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, ये कोई ऐसी इलीगल वीकनेस भी नहीं है। लगातार बैठ के नहीं कर पाते, 1 घंटा बैठते हो, फिर उठते हो 10 मिनट, फिर वापस कर लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक भी किया जा सकता है, इसको करेक्ट भी किया जा सकता है, और ये खराब भी नहीं है। पर आपको लग रहा है कि ये वीकनेस है, लगातार बैठकर काम नहीं कर पाते, बैठकर देर तक काम नहीं कर पाते। अभी क्या, कुछ लोगों के पैर में चंद्रमा रहता है ना, तो चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है रोज, तो बस वो लोगों की स्थिति बदलती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपसे पूछें कि अच्छा इसको ठीक करना है तो कैसे करोगे, ये तो खराब है, आपको लंबा बैठना पड़ सकता है, तो आप कैसे ठीक करोगे? बोले सर काम कर रहा हूँ इस पर, अभी कुछ दिनों से योगा करना शुरू करा है, तो कोशिश है कि उससे कंसंट्रेशन बने। बोले मैं लगातार इसलिए भी नहीं बैठ पाता क्योंकि कंसंट्रेशन वीक होने लग जाता है लगातार बैठने से। ये भी ऐड कर सकते हो आप इसमें, कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, जो पहले मिनट में था वो 100वें मिनट में नहीं रहता, कंसंट्रेशन वीक होने लगता है। अब इसके लिए करेक्शन अच्छा है ना, आप काम कर रहे हो, योगा करने लगे हो, कुछ दिनों से ही कर रहे हो। अगर आपकी हॉबी योगा नहीं है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप फिर बहुत मत बोलना, फिर यही बोलना कि कुछ दिनों से ही शुरू करा है थोड़ा बहुत योगा करना, ताकि सीख भी रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ उसके बारे में, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। दूसरी बात, एक कॉमन सा बात है, इंट्रोवर्ट होना। अब ये अच्छी बात है या खराब पता नहीं, पर ये एक बात है जो अच्छी भी है खराब भी है। आप कम बोलते हो तो क्या बुराई है, ठीक बात है। कम बोलते हो और ज़्यादा सुनते हो तो अच्छी बात ही है। आपके इनपुट्स बहुत सारे हैं आपके पास में, और आप बोलते हो तब बहुत अच्छा ही बोलते हो तब बोलते हो, अदरवाइज नहीं बोलते, या बहुत आसानी से लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंट्रोवर्ट होना है, कम बोलना, कोई बुराई नहीं है, और बुराई भी है, दोनों ही एंगल है। आपको लग रहा है इंट्रोवर्ट होना बुराई है, हो सकता है किसी को ठीक भी लग रहा हो कि यार इंट्रोवर्ट ही ठीक है, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना भी खराब है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं ना हर जगह ही बोलना। अब आप घर से निकल रहे हो तो भी बोल रहे हैं, आ रहे हो तो भी बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हो तो भी बोल रहे हैं, खाना खा रहे हो तो भी बोल रहे हैं, अरे ये नहीं ये कर लो, वो नहीं वो कर लो। एक्सट्रोवर्ट होना भी खराब है, इंट्रोवर्ट होना भी खराब है, बट बहुत खराब नहीं है। इसको भी ठीक किया जा सकता है, थोड़ा सा बोलना शुरू करो, हो गया ठीक, इतना ही।
तो बहुत खराब भी बुराई नहीं है, आप में वीकनेस नहीं है। फिर एक और बुराई हो सकती है, जनरली लोग करते हैं और स्टूडेंट्स तो करते ही होंगे, और खासकर मुझे लगता है सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले तो करते ही होंगे, कर ही लेते होंगे, क्योंकि बाकी सब जॉब में तो पॉसिबल नहीं है, उनमें इतना हाइप भी नहीं है। हमारी जॉब में क्या है ना, एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं और सम्मान बहुत ज़्यादा है, गाड़ी बंगला बत्ती नौकर चाकर सैल्यूट पुलिस ये वो, तो क्या है ना, डे ड्रीमिंग जैसी चीज़ें भी रहती हैं कि बन गए तो बस फिर वैसा ही रील बनवाएंगे, जाएंगे गाड़ी का गेट खुलेगा उतरेंगे सैल्यूट पड़ेगा बत्ती जल रही होगी, एसडीएम वाली गाड़ी यहाँ लिखा हुआ होगा और इधर खड़े हुए फ़ोटो खिंचाएंगे, वही इंस्टाग्राम पे डालेंगे। डे ड्रीमिंग जिसको बोलते हैं। अब ये अच्छा ही सोच रहे हो ना, बुराई तो नहीं है कोई। तो डे ड्रीमिंग भी एक ऐसी वीकनेस हो सकती है जो आप करते हो। इससे बस इतना सा नुकसान है कि आप थोड़ा समय बर्बाद कर देते हो, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है डे ड्रीमिंग से, क्योंकि आपको काम करना था और उस समय 10 मिनट कुछ सोचने लग गए और फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो। तो अब ये बुराई भी है, पर आप कुछ किताबें देखना ऐसी हैं जो आपको कहती हैं कि आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। जैसे सीक्रेट करके एक बुक है, जैसा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी का बुक है, मेरा पर्सनल फेवरेट किताब है वो मेरी। और उस किताब में ऐसा है कि आप जो सोचते हो वैसा हो जाता है। तो डे ड्रीमिंग बुराई है, पर एक लिमिट तक ठीक भी है। अच्छा ही सोच रहे हैं ना, खराब थोड़ी सोच रहे हैं। भाई आतंकवादी सोच थोड़ी कि हम बॉम्ब लगाने का प्लान कर रहे हैं, उसका डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। हम तो अपने फ्यूचर के लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, खराब भी नहीं है। पर खराब है इतने से सेंस में कि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, वो जरूर है। एक बात और आप ले सकते हो, जैसा लोगों के साथ होता है मेरे साथ भी होता है। मेरा एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा नहीं है। मतलब मैं अपनी शादी के पहले और शादी के बाद अगर कोई मेरा फोटोग्राफ देखेगा तो बहुत बदलाव है। पहले मुझे ये सेंस नहीं था कि किस तरह से जो है प्रेजेंट किया जाता है। तब मैं अपनी मदर पे डिपेंडेंट था कि उन्होंने मेरे लिए कपड़ा चूज़ करा, उन्होंने मेरे को बताया और मैंने वही कॉम्बिनेशन पहना और मैं पार्टी में चला गया। अब वो अच्छा लग रहा है तो वो मेरा सेंस नहीं है, वो मदर का सेंस है। और शादी के बाद से मेरी पत्नी है, वो मुझे बताती हैं कि ये वाला पहनना है, इस कॉम्बिनेशन से पहनना है, ये ऐसे हाथ ऊपर इसको चढ़ा लेना है, आजकल ये फैशन में है, तो मैं वैसा ही कर लेता हूँ। ये मेरा आइडिया नहीं है ये ऊपर करने का, ये मेरे को आता भी नहीं है। अब ये बुराई तो है ही, क्योंकि आपका एस्थेटिक सेंस खराब है। आपकी चॉइस जो है ना कपड़ों को लेकर अच्छी नहीं है, आपको आता भी नहीं है। मेरे को ये भी नहीं पता है कि 2 कैसे कलर के कपड़े पहने जाने चाहिए और उसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। तो वो काम मेरे को खुद को नहीं करना होता। अब उसके लिए भगवान ने पत्नी दी है, माँ दी है, तो वो लोग कर देते हैं और मैं वैसा ही फॉलो कर लेता हूँ। पर ये बुराई तो है, क्योंकि आपका एक एस्थेटिक सेंस क्या है, कमज़ोर है। पर इससे किसका नुकसान हो रहा है? समाज का नुकसान है। अगर मैं काले की बजाय लाल शर्ट पहन लूँ तो उससे किसका नुकसान हो रहा है? समाज का नुकसान हो रहा है मेरी लाल शर्ट पहनने से। मैं पीली पहन लूँ तो समाज का नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर मैंने अभी ये कॉम्बिनेशन ठीक पहना हुआ है तो इससे समाज का कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इससे किसी का नुकसान और फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये बुराई तो है, मेरी वीकनेस है कि मेरा एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा नहीं है, पर उसका काम चल जाता है क्योंकि मेरे आसपास के लोग मुझे वो बता देते हैं कि मुझे क्या करना है। तो ये भी एक आप ऐड कर सकते हो कि आपकी ड्रेस की चॉइस या ड्रेसिंग चॉइस जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, पर उसके लिए आपके पास में लोग हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं। एक बुराई और बता रहा हूं, 5 बता रहा हूं, आप कोई सी भी काम में ले लेना जो आपकी चॉइस हो। फूड चॉइस सिंपल है आपका, जैसे मेरे जैसे आदमी के साथ ये सच में बुराई है, और हो सकता है मेरे से जैसे आप में से कुछ लोग हों, पर आज के टाइम पे ऐसे लोग कम दिखते हैं। जैसे फूड चॉइस सिंपल होने का मतलब क्या होता है? अगर मेरे को कोई कहे तो मैं पार्टी में जाने लायक इंसान नहीं हूं, और आज के टाइम पे कोई आदमी वीकेंड पार्टी ये सब नहीं कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाएगा सोसाइटी में लोगों के साथ में, क्योंकि लोग क्या है, पार्टी लविंग हैं भी हैं, फूड चॉइस भी अच्छे हैं। पार्टी का नाम लेती पिज्ज़ा खाना, अब मेरे जैसा आदमी तो ख़त्म हो जाए पिज्ज़ा देते ही काम। मेरे से अगर कोई रूटीन में भी पूछता है ना कि आपको खाना क्या खाना है, तो मेरा स्टैंडर्ड जवाब मैंने याद कर रखा है। अगर मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास कॉल आया कि शाम को क्या बनाना है, तो मैं यही बोलूँगा खिचड़ी। और 1-2 बार करने के बाद से अब मुझसे उन्होंने पूछना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमको समझ नहीं आ रहा और उससे ही पूछना है तो वो खिचड़ी बोलेगा, तो इससे बेटर है बना ही दो, वही बिना पूछे ही बना दो। मतलब मेरा फूड चॉइस बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरे जैसा आदमी शादी में जाता है तो उसके लिए केवल चपाती और दाल है और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉइस मेरे को है नहीं, और मैं फैसिनेट भी नहीं होता उस फूड से। मुझे फास्ट फूड या कोई और चीज़ें पसंद नहीं आती।
तो मैं पार्टी लविंग पार्टी गोइंग पर्सन भी नहीं हूँ। तो ये एक बुराई भी है, पर इस बुराई से किसी का नुकसान नहीं है। अगर मैं खिचड़ी खा रहा हूँ तो उससे किसी के पेट में क्यों दर्द हो, और अगर मैं पिज़्ज़ा पसंद नहीं करता तो उससे डोमिनोज को क्या दुश्मनी है मेरे से, या पिज़्ज़ा हट को क्या तनाव हो, मेरी चॉइस है, उससे किसी का नुकसान नहीं है। पर ये मेरी पर्सनैलिटी की एक वीकनेस है कि मैं अकोमोडेट नहीं कर पाता उन सब फूड्स और उन फूड लविंग लोगों के साथ में जो वो सब खा रहे हैं और मैं वहाँ बैठा हूँ, तो मेरे लिए फिर बहुत मज़ा नहीं है मेरे साथ में। तो ये भी एक बुराई है, और ये आपके साथ में भी हो सकता है हो। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, फूड चॉइस सिंपल है, पार्टी गोइंग पर्सन नहीं हो, पार्टी में जाने लायक नहीं हो। इसका मतलब है आपको फूड और बाकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है चॉइस नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बताना है कि सर ड्रिंक करते हैं, ये मेरी बुराई है। WHO ने बोला है 30 ml का 2 तो ले सकते हैं रोज़, वो मेडिसिन का काम करता है। WHO ने बोला ऐसा स्टैंडर्ड। बोल सर बट मैं 2 बार दवाई लेने के बाद में मुझे लगता है दवाई की और ज़रूरत है, और मैं 30 से होता होता मैं 60 से करता करता मैं 5 तक पहुंच जाता हूं, और फिर मेरे को ध्यान नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मेरी वीकनेस है सर ये। अब ये वीकनेस है भी तो भी नहीं बतानी है, और वैसे होनी भी नहीं चाहिए, इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल देना है कि सर मैं स्मोक करता हूँ बस 1 डब्बा रोज का, उसके बिना तो नहीं रह पाता, वो तो मेरा रूटीन है सर, चेन स्मोकर हूँ। तो ये नहीं बताना, कर भी रहे हो तो भी नहीं बताना, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं करना। ये वीकनेस नहीं है, ये तो बहुत, ये एक तरह से केयरलेसनेस है, और वो मैंने आपको बोला नहीं दिखनी चाहिए आपकी वीकनेस के साथ में। आई होप बात समझ गए आप। फिर इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं, जैसे डिफाइन योर सेल्फ, आई गेस वही था अगला या दूसरा क्वेश्चन। प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो यहाँ क्यों आए आप, ये भी है शायद एक बीच में ना, यही है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो यहाँ क्यों आए, मुझे लगता है इसका जवाब शायद वाई सिविल सर्विस में चला जाएगा। यदि प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और यहाँ क्यों आए हो ऑलरेडी, तो फिर जो वाई सिविल सर्विस का आंसर है ना, आप उसी को रिपीट कर सकते हो। दोनों बातें एक साथ पूछेंगे नहीं, चांस कम है, और अगर पूछना है तो आप उसी बात को बोल सकते हो कि वही सब चीज़ें, बचपन से सपना था, अथॉरिटी है, समाज में जॉब का सम्मान है, ये सब चीज़ें भी आप कह सकते हो यदि प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और यहाँ क्यों पहुँचे हैं तो। फिर आपको बोलेगा डिफाइन योर सेल्फ। अगर ऐसा पूछते हैं आपसे कि आप अपने आप को डिफाइन करो, तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। देखो, मैंने आपको बोला था कि अपने आप बारे में बताओ, टेल अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और दूसरी बात होती है डिफाइन योर सेल्फ। दोनों में फ़र्क है। एक तरफ हम लिख देते हैं डिफाइन योर सेल्फ, अपने आप को बताओ, अपने बारे में डिफाइन करो, परिभाषित करो अपने आप को, और एक लिख देते हैं हम इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। डिफाइन और इंट्रोड्यूस में फ़र्क है। अपने बारे में बताना, इंट्रोड्यूस बोले या टेल अबाउट योर सेल्फ बोले, टेल अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में बताओ आप, ये पूछें तो एक ही बात है, और अगर डिफाइन बोले तो बात थोड़ी अलग है। ठीक है, क्या फ़र्क है, हम पहले ये समझ लेते हैं कि इंट्रोड्यूस में क्या करना है आपको। तो आपको क्या करना है, हो सकता है कि इंटरव्यू की शुरुआत यहीं से ही हो, इसी पॉइंट से हो, क्योंकि वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जैसे मैंने अभी तक जितने भी मॉक लिए हैं, मैं 90% मॉक में मैं पेन से बचने के लिए क्या करता हूँ, शुरुआत सामने वाले के साथ ही करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि चलिए अपने बारे में कुछ बताइए, ताकि हम आपसे बात शुरुआत कर सकें। तो फिर मैं अपने बारे में कुछ बताइए बोलता हूँ, और फिर वहीं से बात उसमें से ही पकड़ कर फिर मैं सवाल आगे लेता जाता हूँ, और वो मेरी बात का एक कड़ी बन जाती है। तो पूरे चांस है, और हो सकता है वो बोर भी हो जाए दिन भर, और आपका इंटरव्यू शाम को हो। सुबह 10 बजे से इंटरव्यू ले रहा आदमी, शाम को 5 बजे आपका नंबर आया, कितना भयंकर थका हुआ होगा, और कितने लोगों खोपड़ियों से मिल चुका होगा, कितना उसको सवालों के जवाब ऊट पटांग सही गलत मिल चुके होंगे। तो वो हो सकता है कि आसान करने के लिए आपको यही बोलते हैं कि अपने बारे में बताओ। तो क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है, आपको एक तो अपना नाम नहीं बताना है, आरएस में ये अलाउड नहीं है, अपना नाम नहीं बताना है, अपना फादर का या मदर का इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आपको अपने जो है होम टाउन के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं देनी है, आपको अपना कि मैं यहाँ से आता हूँ, या इस गांव से आता हूँ, या इस टाउन से आता हूँ, या इस शहर से आता हूँ, या इस ज़िले से आता हूँ, ये नहीं बताना है। आरएस के अंदर ये सब रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों, उससे आपकी आइडेंटिटी ओपन हो सकती है, और वो अलाउड नहीं है अंदर कि आप किसी को बता दो कि आप कहाँ से हो, क्यों, वो पता कर सकते हैं, वो नहीं बताना। जाति बताने से बचना है, आपको नहीं बोलना कि मैं जनरल से आता हूँ, या मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूँ, या मैं और किसी से आता हूँ। पुरुष महिला दिख ही रहा है सामने, तो वो तो बोलने की बात ही नहीं है, ये तो बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचना है जो नहीं बतानी है। आप ध्यान रखना, नाम, पेरेंट्स का बैकग्राउंड,
अपना होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट, होम सिटी, होम विलेज कुछ भी नहीं बताना है, और साथ साथ में अपनी कास्ट या रिलीजन के बारे में कोई आइडेंटिटी नहीं बतानी कि मैं हिंदू धर्म से हूँ या और किसी धर्म से हूँ या मैं इस जाति से हूँ, ये नहीं बताना। क्या बताना है, शुरुआत कैसे करेंगे, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से शुरुआत करोगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड से शुरुआत करोगे, और बहुत सिंपल बात है ये, आपको बोले अपने बारे में बताओ तो आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड से कैसे शुरुआत करोगे आप। उसमें भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सर मैं नर्सरी वहाँ पढ़ने गया था, प्ले स्कूल में वहाँ था, फिर प्ले स्कूल के बाद पापा ने वहाँ डाल दिया, फिर मैं उस स्कूल में गया वहाँ तक पढ़ा, 4th क्लास तक वहाँ पढ़ा, फिर 5th में पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो मैं उधर गया फिर वहाँ पढ़ा। सो जाएंगे सामने वाला, क्या वही ये जानना ही नहीं हमको, तुम 4th का पढ़े 5वीं पढ़े, हमको क्या मतलब, वो नहीं जानना चाहते। आप मैक्सिमम शुरुआत करोगे तो 10th स्टैंडर्ड से, कि 10th आपने कहाँ से करी। 10th इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10th में हो सकता है आपके पास कोई अचीवमेंट हो, आपने कोई परसेंटेज ज़्यादा गेन करा हो, आपका कोई मेरिट आया हो, कहीं पर कोई सब्जेक्ट में आपको कोई मेडल वेडल मिला हो, तो 10th आपने, 10th में क्या आपका अचीवमेंट है कि जब 10th मैंने ये परसेंटेज लाया मैं और यहाँ से किया, 12th मैंने इन सब्जेक्ट्स के साथ किया और यहाँ से किया और इस परसेंटेज के साथ किया। 10th और 12th का इंट्रोडक्शन पूरा दे सकते हो आप कि परसेंटेज, प्लेस बता दो, और 12th में आप खासकर सब्जेक्ट भी बता दो कि 12th में मेरे पास ये विषय थे तो मैंने ये सब काम किया है। उसके बाद में 10th के बाद में 12th हो गया, 12th के बाद में सीधा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, किन सब्जेक्ट्स में किया, और उसमें आपने क्या परसेंटेज हासिल किया ग्रेजुएशन के बारे में, वही इंफॉर्मेशन जो पहले थी। अगर आपने इसके आगे भी कर रखा है, आपने पीजी कर रखा है तो पीजी, तो पीजी यहाँ से किया, और पीजी से भी ऊपर कुछ कर रखा है, अगर आप नेट क्वालिफाइड हो तो नेट, आपने पीएचडी कर रखा है तो पीएचडी, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है पूरा एक तरह से। अब यदि इतना एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो आप यहां कट शॉर्ट कर सकते हो कि सर मेरी स्कूलिंग यहां से हुई, मैंने ग्रेजुएशन यहां से किया, पीजी यहां से किया, और मैं नेट और भी क्वालिफाइड हूँ सब्जेक्ट में, और पीएचडी मेरी चल रही है या हो गई है, जो भी आपने किया है, तो आप इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करोगे। बहुत ड्रैग कर कर लंबा नहीं बताना, लंबा जवाब भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत लंबा होना चाहिए पर बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, बोर ना कर दे, तो उसको कट शॉर्ट करके छोटा कर देंगे कि स्कूल यहाँ से हुआ, ग्रेजुएशन या कॉलेज मैंने यहाँ से किया, पीजी यहाँ से हुआ, मैं नेट इस सब्जेक्ट में हूँ और पीएचडी मेरा हो गया है या मैं कर रहा हूँ, जो भी आपने किया है, और कुछ है एमफिल किया है और कुछ किया है वो भी ऐड कर दोगे आप, प्लस ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। इसके साथ साथ में आप ऐड करोगे, इसी में ही प्लस करोगे साथ साथ इन सब क्वालिफिकेशंस के साथ में आपका कोई अचीवमेंट है, और कुछ तो होता ही होता है छोटा मोटा, कोई कंपटीशन जीता, कोई क्विज किया, कोई स्टेट लेवल पे कोई गेम में आपने पार्टिसिपेट किया, आपने कोई स्टेट खेला, नेशनल खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, कुछ तो हो ही सकता है, स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, तो वो अचीव, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर और किसी में डिबेट में, क्विज में कुछ भी किया हो वो आपको बताना है, अचीवमेंट बताओगे। उसके बाद हॉबीज बताओगे। हॉबीज पे मैं थोड़ी बात करूंगा, बट पहले भी मैं शायद हॉबी पे आपको कुछ चीजें बता चुका हूं कि हॉबी कैसे प्रिपेयर करनी है, तो हॉबीज या इंटरेस्ट आपको बोले तो उस पर भी आपको काम करना है, और वो भी बता देना है जो भी है आपका हॉबी, हालांकि उनके पास लिखा हुआ जाएगा, वहीं पर ही भरवाएंगे वो आपसे, पर फिर भी आपको क्या करना है, एक बार बता देना है अगर कोई हॉबी और इंटरेस्ट आपके साथ में है तो, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, एजुकेशन, अचीवमेंट, हॉबी, और कुछ नहीं बताना है ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। आप मैरिड हो नहीं हो उनको मौका दो, वो पूछेंगे, आपको नहीं बोलना पहले से ही, ये नॉर्मल 3-4 बातें ही बतानी है। इससे पता चलता है कि आप अच्छी अच्छी बातें सारी बता रहे हो और कुछ छुपा नहीं रहे हो, नॉर्मली आपका यही बैकग्राउंड वो जानना चाहते हैं, इसी से ही बात आगे बढ़ेगी, और कोई बात करने लायक पॉइंट होता भी नहीं उनके पास में। पर अब सवाल ये है कि यदि ये नहीं आया और सवाल आपने सुना और उन्होंने बोल दिया कि डिफाइन योर सेल्फ, अपने आप को परिभाषित करें, तो इंट्रोडक्शन नहीं देना, फिर अपनी परिभाषा में 10वीं बार भी नहीं आता है, डिफाइन में आता है आप क्या हैं, मैं लिख रहा हूं आप क्या हैं। अब आप एक इंसान हैं ऐसा नहीं बोलोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना कि सर सबसे पहले तो मैं एक इंसान हूं, ये नहीं बोलना है, डिफाइन वो दिख रहा है, ये परीक्षा जानवरों के लिए होती भी नहीं है, तो आप इंसान हैं ये तो बोलना नहीं। आप क्या है मतलब कि आपकी, अगर आपको कोई बोले कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है तो वो क्या है बताना पड़ता है कि आप में क्या है ऐसा यूनिक बात, अपने आप को डिफाइन करने के लिए आप क्या हैं। दूसरी बात, किस नेचर के हैं, किस प्रकृति के हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी प्रकृति क्या है, किस प्रकृति के हैं, आपका नेचर कैसा है।
जैसे होता ना, आप किसी का कभी ऑबिचुअरी सुनना, कभी उठावने में गए हो कभी किसी के, तो वहाँ आप सुनना वो लोग बोलते हैं कि अरे बहुत मृदुभाषी थे और ये थे वो थे, सब तारीफ करते ना, समाज सेवी थे, ऐसे थे। वो किसी भी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो कैसा व्यक्ति था, जब भी मिलते थे हंसमुख स्वभाव के थे। अब ये खुद के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी है, प्रकृति का मतलब इसी तरह की चीज़ होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं प्रगतिवादी होते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर वाले होते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि सर मेरी प्रकृति प्रगतिवादी है, प्रोग्रेसिव नेचर है मेरा, और मैं हर बार कुछ नया सीखकर अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे नेचर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब ये नेचर हो गया आपका, आप इसी तरह के व्यक्ति हैं। आप क्या हैं, मैं क्या होता है, आपको अपना स्टैंड लेना है कहीं पर कि आप क्या हैं, कि मैं एक मजबूत इरादों वाला इंसान हूँ जो बहुत बड़े सपने रखता है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी, तो मैं ये हूँ, ऐसा बोल सकते हो आप। और आप क्या चाहते हैं, ये तीसरा पार्ट है इसका। इसको प्रिपेयर करेंगे भाई, सब लोग अपना अपना करेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं का मतलब क्या, ये नहीं बोलना सर मैं आरएस बनना चाहता हूँ, ये मेरा चाहता है, ये वो चाहता नहीं है। ये सब मैंने बोला ना, सब माया है, ये सब बहुत छोटी बात है। आरएस बनना छोटा काम है, अच्छा इंसान बनना जीवन में बड़ा काम है। तो अगर आप ये भी बोलते हो ना कि सर मैं जीवन में ये चाहता हूँ कि मैं जब भी याद किया जाऊँ तो एक ऐसे इंसान के तौर पर जो बहुत अच्छा इंसान था, भला इंसान था, दुनिया और समाज मेरे को ऐसा याद करे, मैं अपने आप से ये चाहता हूँ और मैं इसी के लिए काम करता हूँ, ऐसा बनना चाहता हूँ। और वो एक दिन में नहीं होता, वो लगातार प्रक्रिया है, वो रोज करना होता है। अच्छा इंसान एक दिन कुछ कर नहीं बना जाता, पूरे जीवन भर करके फिर बना जाता है। बात समझ आ रही है? तो क्या हो रहा है, आप क्या हैं, किस प्रकृति के हैं और आप क्या चाहते हैं, ये बात। और चाहते हैं में बात थोड़ी फिलोसॉफिकली रहनी चाहिए, बहुत प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल जवाब नहीं देना है और फैक्चुअल नहीं देना है, ये बचना है उससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फिलॉसफी आपकी लाइफ में क्या है, आई गेस है ना, प्रायोरिटी है, फिलॉसफी है, प्रायोरिटी है, ठीक है। अब प्रायोरिटी जो है ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। प्रायोरिटी क्या है, जीवन में आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन जो है पॉइंट्स को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्या होता है, एक तो हम सबको ध्यान रखना है कि पर्सनल और प्रोफेशनल, उसका बैलेंस दिखना चाहिए प्रायोरिटी में, है ना। प्रोफेशनल, आप जिस जॉब में जा रहे हो वो क्लरिकल जॉब नहीं है कि आप गए 9 to 5 जॉब की और घर आ गए, ऐसा नहीं है। आपका जॉब चेंज मेकर का है, प्रभाव डालने वाला है, इम्पैक्टफुल जॉब है। और इम्पैक्टफुल जॉब जो है ना, उसके अंदर आपके, अगर आपकी प्रायोरिटी में आपकी जॉब का कोई भी एंगल नहीं है तो वो इनकम्प्लीटनेस है। पर आप साथ में एक इंसान भी हो, और इंसान की प्रायोरिटीज़ में उसकी फैमिली भी होती है, उसके मित्र भी होते हैं, उसका परिवार, उसके जान पहचान के लोग, रिलेटिव्स, वो सब होते हैं प्रायोरिटी में, वो भी प्रायोरिटी है। पर इन सबसे ऊपर भी एक बात और है, आप अपने आप के लिए खुद भी एक प्रायोरिटी हो। आपको कोई बोले कि आपकी प्रायोरिटी मैं हूं, तो बोले सबसे पहली प्रायोरिटी मैं हूं खुद के लिए, उसके बाद कोई और है। गांधी जी ने कहा था ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो बिगिंस एट होम का मतलब ऐसा नहीं है कि घर से ही चैरिटी शुरू करनी है, इसका मतलब ये है कि आप पहले खुद का भला कर पाओ। जो खुद का ही नहीं कर पाएगा दूसरे का क्या कर पाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी में आप भी होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग ये भूल जाते हैं। और आपको भगवान ने बनाया, आप अपने साथ तो हार्श नहीं होगे ना, कम से कम, कि अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखा। खुद के साथ हार्श होना, हार्ड होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिक जवाब होगा कि सब प्रायोरिटी क्या है, सबसे प्रायोरिटी पहले मैं मतलब वो वाला मैं नहीं है, अहम वाला मैं नहीं है, आय वाला मैं है, कि मैं खुद अपने आप के लिए, मेरी खुद की प्रायोरिटी है, मैं खुद अपने आप के लिए प्रायोरिटी हूँ कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ, खुद को बेहतर बनाता चलूँ। और ये मेरा जिम्मेदारी है कि ये शरीर मेरे को भगवान ने दिया है, और ये आत्मा दी है, बुद्धि दी है, इस बुद्धि का इस्तेमाल करके शरीर और आत्मा को बेहतर बनाने के लिए मैं काम करूँ, तो वो मेरे लिए तो हुआ। और डायरेक्टली हम सब कर ही रहे होते हैं, वैसे बोलते नहीं है बट कर तो रहे ही होते हैं। खाना खाते हो किसी और के लिए खाते हो क्या, ऑक्सीजन ले रहे हो किसी और के लिए ले रहे हो, पानी पी रहे हो किसी और के लिए पी रहे हो, खुद ही के लिए पी रहे हो ना। कपड़े पहन रहे हो ये खुद ही के लिए पहन रहे हो ना। सर्दी में निकलोगे स्वेटर पहनोगे खुद ही के लिए पहनोगे, नहीं स्वेटर पहन रहा हूँ सब बच्चों के लिए कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है। तो आई जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटी में। अब जो दो पार्ट बचे ना, उनमें बैलेंस कर लेना है। एक पर्सनल बता देना है, पर्सनल का मतलब फैमिली वाला एरिया एंगल ले लेना है, और एक प्रोफेशनल ले लेना है जो आपका जॉब है, उससे रिलेटेड ले लेना है कि जॉब में क्या, जो भी प्रायोरिटी आपकी हो सकती है, जो आप करना चाहते हो या कर रहे हो या कर सकते हो, उसको प्रायोरिटी में ले लेना है।
तो बैलेंस हो गया इस आंसर में, और यूनिकनेस भी हो गई कि आई, ये कोई बोलेगा नहीं सर मैं खुद की प्रायोरिटी खुद भी हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है बात? फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आप अपनी फिलॉसफी बताओ लाइफ की, कि आपकी फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन का दर्शन क्या है, ये पूछेगा। जीवन दर्शन क्या, ऐसे नहीं कि बस जी रहे हैं। जिंदा हो, जिंदा नजर आना भी जरूरी है, ठीक बात है ना। और इंसान है, भगवान ने जानवर से बेहतर बनाया है, क्यों? क्योंकि बुद्धि दी है, और उस बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ बेहतर कर ही सकते हैं। तो जीवन में कुछ तो दर्शन होगा, कुछ तो फिलॉसफी होगी, और सबकी अपनी अपनी होती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बता दूं और आप उसी को बना लो और उसको बनाकर इंटरव्यू में जाकर बता दिया जीवन दर्शन यही है साहब, सोचा ही नहीं था आज तक, बस जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को फिर सो जाते हैं, और वही खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, बस ऐसा ही है जीवन। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीनिंगलेस लाइफ नहीं जीनी है, मीनिंगफुल जीवन बनाना है। आपका जीवन किसी और के लिए मिसाल बन पाए, वो तभी बन पाएगा जब जीवन का कोई दर्शन होगा। जिन लोगों के जीवन में दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, उन लोगों का जीवन उन्हीं का ही जीवन है खाली, वो किसी और के काम कभी नहीं आ पाएगा। और जिनके जीवन में कोई दर्शन है, कोई फिलॉसफी है, कोई गोल है, कोई उम्मीदें हैं, कोई एस्पिरेशंस हैं, वो किसी के लिए मोटिवेशन का काम जरूर बनेंगे। और आप देख लेना ऐसा होगा। सचिन तेंदुलकर है ना मोटिवेशन लोगों के लिए, क्यों है? क्योंकि कुछ तो जीवन में रहा ही होगा चैलेंज। आज महेंद्र सिंह धोनी मोटिवेशन है लोगों के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मोटिवेशन है लोगों के लिए, क्योंकि उनके जीवन का कोई दर्शन है, फिलॉसफी है। हो सकता है उन्होंने सोचा नहीं हो पर प्रैक्टिस जरूर करते हो, और सोचा हो तो बहुत ही बड़ी बात है। तो जितने भी सफल लोग दुनिया में देखे उनका दर्शन था, आपका भी होना चाहिए। तो अपना अपना चूज करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि आप चूज कर लो और फिर मेरे से डिस्कस कर लो। हम डिस्कस करके फिर उसको अगर इंप्रूव करना होगा, कुछ चेंज करना होगा तो ठीक कर लेंगे। मतलब उसको लेजिटिमेट बनाना होगा, रैशनल बनाना होगा, वो काम कर लेंगे। कुछ इलेजिटिमेट ना चला जाए बस जवाब, इसका ध्यान रखेंगे। बट ये काम आप करोगे, खुद चूज करोगे सब लोग, और आप सब लोग चूज कर कर डिस्कस करोगे मेरे साथ में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है ना। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ किस तरह से होता है। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे तो मेरे जीवन का दर्शन क्या है, ये 2 शब्द हैं बस, यही जीवन का दर्शन है। चरे वेती, चरे वेती। अब हो सकता है मैं मात्रा गलत लगा रहा हूं। चरे वेती, चलते रहो। क्या हुआ इसका मतलब? चलते रहो, चलते रहो, बस ये ऐसा ही है जीवन। आज कुछ किया, फिर कल कुछ, फिर ऊपर। तो मतलब हार नहीं माननी है, चलते रहना है जीवन में, बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है सो हो रहा है, कोई चिंता नहीं करनी, आगे बढ़ते जाना है। तो ये भी फिलॉसफी हो सकती है जीवन की, और भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो फिलॉसफी हो। तो आप सोचोगे इसके ऊपर। अब बात आएगी आपका रोल मॉडल कौन है, यही है ना, रोल मॉडल कौन है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है रोल मॉडल का, क्योंकि लोग जनरली सोचते नहीं है। फेवरेट जरूर होता है बट रोल मॉडल नहीं दिखता है। फेवरेट तो होता ही ना, कि ये लीडर मेरा फेवरेट है, या क्रिकेटर मेरा फेवरेट है, या एक्टर मेरा फेवरेट है, या कोई साइंटिस्ट मेरा फेवरेट है। कुछ पसंद आता होगा, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो उस बैकग्राउंड से। पर रोल मॉडल को इस एंगल से सोच पाना कि वो इंटरव्यू के लिए बताना है, बहुत कम होता है। छोटे बच्चे के लिए तो पापा ही रोल मॉडल होते हैं, ऐसा ही होता है। तो रोल मॉडल क्या है ये चूज करना है। अब 2 जवाब हो सकते हैं। देखो, एक तो कॉन्क्रीट जवाब होगा, और कोशिश करनी है कि कॉन्क्रीट जवाब ही देना है। कॉन्क्रीट जवाब का मतलब हो गया आप किसी पर्सनैलिटी को बता रहे हो, आपके पास कुछ बड़ा क्लियर है और आपने सोचा है इस बारे में, आप बड़े क्लियर भी हो, पर्सनैलिटी के बारे में बता देना है। कोई पर्सनैलिटी चूज करनी है, सबको अपनी अपनी करनी है, और करी है तो बहुत बढ़िया। जो पर्सनैलिटी चूज करो उस पर्सनैलिटी को क्या करना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए, और वो सारी बातें उनकी पर्सनैलिटी की जो आपको मोटिवेट करती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और उनकी बेसिक जानकारी सारी, ठीक है। कॉन्क्रीट जवाब तो यही है। एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है ना, थोड़ा कुएं के मेंढक जैसा लगता है, गोलू बच्चा होता ना वैसा लगता है। कि अब आपसे पूछा कौन रोल मॉडल है, पापा। अब भाई, अब ये तो सभी के, छोटे बच्चे का जीवन में हीरो कौन है, पापा ही तो है। वही आदमी ऐसा दिखता है जो सब कुछ कर पा रहा है, और जो कर रहा है, जो बदलाव ला रहा है, जो कर सकता है,
वो दिखता है करता हुआ तो वही रोल मॉडल लगता है, बट वो तो कुएं के मेंढक हो ना। आप जब घर में बैठे हो तभी है, दुनिया में निकलते हो तो पता चला पापा से और बेहतर व्यक्ति दिख रहे हैं दूसरे, और होंगे ही, ऐसा तो है नहीं, ऑब्वियसली होंगे भाई। अगर आपके पापा ही दुनिया के एकमात्र बेहतर व्यक्ति होते तो वही फिर भारत के प्रधानमंत्री भी होते, वही यूएन के अध्यक्ष भी वही होते, वर्ल्ड बैंक में उन्हीं को ही लेकर जाया जाता, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर आप दुनिया देखते हो तो किसी व्यक्ति को देखते हो जिसने कुछ किया है बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट जवाब से बचना है, मत देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। भले ही आपके पापा आईएएस हैं तो भी मत देना, उससे बचना। पर्सनैलिटी चूज करो और उसका जवाब देना है। और आपको क्या करना है, हो सकता है आप कॉम्बिनेशन बना लो, आप ऐसा भी कर सकते हो, पर्सनैलिटीज का कॉम्बिनेशन बना लो, या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का भी कॉम्बिनेशन बना लो। आप एक पर्सनैलिटी ले लो और इधर से कोई ऐसा मेंबर ले लो जो आपका रिलेटिव हो, उसकी भी कुछ चीजें आपने सीखी और एक पर्सनैलिटी उसकी भी सीखी, और कंबाइन कर कर उन दो का रोल मॉडल बनते हो, ऐसा भी हो सकता है। उन दोनों को अपने लाइफ का आप आदर्श मानते हो, ऐसा हो सकता है, ये ठीक बात है। तो कॉम्बिनेशन करना भी ठीक रहेगा, पर केवल एब्स्ट्रैक्ट जवाब से बचना, वो मत देना, बहुत कुएं के मेंढक जैसा लगेगा, जो ठीक नहीं है, गलत इंप्रेशन जाता है, ठीक बात है। फिर कुछ बातें हैं, जैसे आपके अचीवमेंट्स पूछ सकते हैं आपसे कि लाइफ में आपके अचीवमेंट क्या रहे। अब अचीवमेंट एक ऐसी चीज है जो छोटे बड़े सब तरह के होते हैं। अब क्या करना है, इधर भी वही बात ध्यान रखनी है, एक कॉन्क्रीट एक एब्स्ट्रैक्ट, ऐसा रखना है। एक कॉन्क्रीट रख लो, एक एब्स्ट्रैक्ट रख लो। कॉन्क्रीट में क्या हो रहा है, फैक्चुअल जवाब है, कोई फैक्ट बताओगे आप कॉन्क्रीट के अंदर। तो फैक्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्विज कंपटीशन जीता, आपने कोई नेशनल या स्टेट लेवल पर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, वो जीता, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब आपने कोई मेडल जीता, आपने कोई प्राइज जीता, आपने कुछ टॉप किया, ये कुछ हो सकता है ना, इसको आप ले सकते हो। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप एकेडमिक कुछ ले सकते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स का कुछ ले सकते हो जो आपने जीता हो, अचीव किया हो, वो आपका इसमें आ सकता है कि आपके अचीवमेंट है, वो फैक्चुअल बात हो गई है। और एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जीवन में आप लगातार क्या है, कुछ वैल्यूज भी सीख रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हो कि आपने सीखते सीखते वैल्यूज को सीख लिया है, तो इससे पता चलता है कि आप समझदार व्यक्ति थे और जो देखकर अंदाजा लगा पा रहे थे कि कैसे चीजें बेटर बनाई जाती हैं और कैसे मेरे पर्सनैलिटी की कमियों को इंप्रूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये सीख ले कि मैं मेल हूँ और मैं कभी इस तरह से नहीं सोचता था कि महिलाओं के बराबर महिलाओं का सम्मान, या उस तरह से कुछ मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया था इस तरह का, पर जब से मैं चीज़ें पढ़ने लगा, जानने लगा, सीखने लगा, तब मुझे समझ आ गया कि महिलाओं का सम्मान एक समाज की पहली शर्त होनी चाहिए, और अपने अंदर मैंने ये वैल्यू इनकलकेट किया है कि वुमेन का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सम्मान किया जाना चाहिए, परिवार में भी और समाज में भी। तो अब ये वैल्यू है जो आपने क्रिएट किया है अपने अंदर, और ये वैल्यू इम्पैक्टफुल है, क्योंकि समाज में महिलाएं बैकवर्ड पार्ट है समाज का, जिनके साथ अत्याचार स्वाभाविक हो जाता है और दिखता है समाज में। तो उनका सम्मान करने का भाव आपके मन में आ गया, इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपने क्या करा है, एक वैल्यू अपने अंदर इनकलकेट किया है। हो सकता है बचपन में आपको इस बारे में नहीं सोचा हो, पर जैसे आप थोड़ा बड़े हुए आपने सीखा और अब आप सम्मान करने लगे। चाहे कोई किताब पढ़ी हो, आप कोई जिक्र कर सकते हो कि मैंने ये किताब पढ़ी थी, इस किताब में मैंने जब पढ़ा तब मुझे एकदम लगा कि मैं महिलाओं के प्रति मेरा नज़रिया बदल गया, और इससे मैंने अपने आप को, अचीवमेंट है मेरा जीवन में कि मैंने एक वैल्यू अपने आप में इनकलकेट किया है। ठीक है, इसके साथ साथ में वो फेलियर भी पूछेंगे, फेलियर क्या है जीवन के। अब फेलियर में अगर कुछ वही सेम कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, अगर कुछ है, फैक्ट है कोई, तो बता ही देंगे। कोई एग्जाम दिया कभी, कोई पास नहीं हुए, फेलियर से घबराना नहीं है कि बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। फेल होना या फेल होने वालों की तादाद ज़्यादा है सफल होने वालों से, तो फेल होने वाले ज़्यादा हैं, तो आप भी कभी उस भीड़ में हो सकते थे, और हो सकता है कभी खड़े हुए हो सकता है पहले अटेम्प्ट दिया हो तब नहीं हुआ हो, तो वो फैक्ट बता सकते हो आप, सर ये अटेम्प्ट दिया था, फेल हो गया, कोई बात नहीं, हो सकता है। तो कोई फैक्ट आप कॉन्क्रीट तरीके से बताओगे, बट वो अपना खुद तय करोगे। और फेलियर एब्स्ट्रैक्ट में आप कुछ, अब वैल्यू का फेलियर नहीं बताना है, मतलब जिससे खराब इंप्रेशन जाए ऐसा नहीं बताना है। ऐसा नहीं बोलना है कि सर मैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाता चाहे जो हो जाए।
अब ये तो अच्छी वैल्यू नहीं है ना, फेलियर नहीं है तो बहुत ख़राब बात है। तो आप अपने आप को ख़राब इंसान की तरह तो प्रेजेंट नहीं करोगे। अब कॉन्क्रीट फेलियर में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुरी हैं पर बहुत बुरी नहीं है। इस तरह का कोई उदाहरण चूज कर लेना है जो वैल्यू के पर्सपेक्टिव से लगता हो कि सर मेरा एक फेलियर है जीवन में कि मैं कभी जो है ना किसी को भी ना नहीं बोल पाता, ये मेरी पर्सनैलिटी की ख़राब बात है, उससे मैं खुद नुकसान उठाता हूँ। कई बार ऐसे व्यक्तियों को भी हाँ बोल देता हूँ जिनको नहीं बोलना चाहिए था, वो मेरी बहुत बड़ी बुराई है, ख़राब बात है, और मेरे साथ कई बार धोखा हुआ है, तो ये मेरा जीवन में एक फेलियर है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ना बात बनाना आना पड़ेगा। अब आपको ऐसी बात बोलिए कि आपने लोग आपके साथ में आपका इस्तेमाल कर गए और आपका फेलियर है ये क्योंकि आप किसी को ना नहीं बोल पाए, क्या दिक्कत है? ठीक बात है, समाज का नुकसान नहीं है। इससे ये और पता चल रहा है आप कितने भले इंसान हो यार, गिर पड़ेंगे वो कितना शानदार आदमी है, ऐसा ही आदमी चाहिए। समझ रहे हो बात? तो फेलियर भी ऐसा बताना है एब्स्ट्रैक्ट जो कि बहुत खराब ना लगे या बहुत ज़्यादा इलेजिटिमेट या इलीगल ना लगे, बस, है ना। अब हैप्पी और सैड मूवमेंट ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? ऑब्वियस सी बात है, ये आपको दोनों मूवमेंट जो है ना खुद निकालने, हैप्पी मूवमेंट्स भी जीवन के और सैड मूवमेंट्स की भी लिस्ट बना लेनी है। सैड मूवमेंट्स इनकी भी लिस्ट बना लेनी है। 2-3 तो आप चूज कर ही लेना। भाई आप कोई एग्जाम क्रैक करा होगा, कहीं टॉप किया होगा, कोई मेडल मिला होगा, इनाम मिला होगा, अचीवमेंट वाले जो है ना वो हैप्पी मूवमेंट में भी ले सकते हो। ये भी बोल सकते हो कि सर यहाँ बैठा हूँ ये अपने आप में सबसे बड़ा हैप्पी मूवमेंट है, एक तो ये अचीवमेंट ही लग रहा है और हैप्पी मूवमेंट भी है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये भी एक हैप्पी मूवमेंट है। आपका कोई रिजल्ट आया हो, किसी ने कभी कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो। कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं कि शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब आपके किसी काम को तारीफ मिली हो, आपकी मटीरियलिस्टिक तारीफ नहीं। कैसी तारीफ? आपके कुछ काम ऐसे हुए हो जिनसे तारीफ आपकी हुई हो, तो उसको भी आप हैप्पी मूवमेंट कह सकते हो। और साथ साथ में कोई इमोशनल मूवमेंट आया हो जीवन में ऐसा, तो उसको भी आप ऐसा मान सकते हो। जैसे अगर आप कोई मैरिड है और बच्चे हैं, है ना, तो वो एक हैप्पी मूवमेंट है। सब बच्चा हुआ और वो मेरे जीवन का वो मतलब उसको जब पहली बार हाथ में लिया वो जीवन का बहुत शानदार हैप्पी मूवमेंट था। तो अब इस तरह का मूवमेंट आपके हैप्पी मूवमेंट्स के अंदर शामिल हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब सैड मूवमेंट बोलेंगे तो भी ऐसे ही कुछ जो दुख भरा हो। घर में कोई बुजुर्ग था, आपके खूब अच्छी ट्यूनिंग बनती थी और वो अब दुनिया में नहीं रहे, वो आपके लिए सैड मूवमेंट है, ऐसा भी बोल सकते हो, ये एक सैड मूवमेंट है। या फिर और कोई कहीं पर कुछ ऐसा हुआ हो, तो उसको आप जो अपना अपना ही चूज करना पड़ेगा। ये तो मैं कैसे आपको बता दूं कि आपका सैड क्या है, पर सैड ही रखना, सैड को बहुत ज़्यादा मतलब अजीब नहीं हो जाए, इसका ध्यान रखना है बस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, एंड आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब इससे आगे एक पार्ट जाता है जो कि इमेजिनेटिव क्वेश्चंस का होता है, और इमेजिनेटिव क्वेश्चंस में आपको कुछ कंडीशंस क्रिएट कर कर फिर आपसे उसमें आपकी ओपिनियन पूछी जाती है। आपको इमेजिन करना होता है, वो हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं और उसकी एक लिस्ट भी बड़ी है, छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। मुझे लगता है एक साथ ये सारी बातें एक ही में कवर कर लेना ठीक नहीं रहेगा, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही मैंने कहा कि ये 62nd जनरेशन है और बहुत जल्दी लोग बदल देते हैं, तो अभी तक भी मैं बोल गया हूँ कि आई गेस मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो ही गया होगा, और यदि 1-1.5 घंटा हो गया होगा तो लोग थक ही जाएंगे वीडियो देखते देखते भी, और आप भी सुनते सुनते मेरे को। तो हम इसको ब्रेक कर कर एक लास्ट पार्ट और करेंगे। मेरी कोशिश थी 3 वीडियो में हो जाए, 3 पार्ट में हो जाए, पर अब क्योंकि मैं अच्छे से ही करना चाहता हूँ और थोड़ा बात डिटेल में ही करना चाहता हूँ, तो हम एक पार्ट और कर कर इमेजिनेटिव क्वेश्चंस का चौथा पार्ट कर कर उसको रेडी करेंगे, और फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में ही कर कर उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको वैल्यू एडिशन हो गया होगा, चीज़ें मिल गई होंगी, ब्रशअप हो गया होगा अगर पहले सोचा होगा तो, और ये आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा। और इस लिस्ट में से आपके पास पक्का है 2-3 क्वेश्चन आ ही सकते हैं, आप मान कर ही चलिएगा। ऑनलाइन जो लोग व्यूअर्स बैठे हैं उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जितने भी मेरे वुड बी RAS और सिविल सर्वेंट्स और एस्पिरेंट्स जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सारी कोशिश मदद करेगी और उनके इस इंटरव्यू को और बेहतर बना देगी। इसी उम्मीद के साथ आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।